अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और मुझे तो आप लोग ने पहले ही पहचान लिया होगा, काफ़ी अरसे से आप मुझे देख भी रहे हैं, मुझे सुन भी रहे हैं। मैं आपका होस्ट स्मार्ट गेम अकेडमी की तरफ से, मेरा नाम इब्राहिम शब्बीर है। और आज जो है वो हम आपके लिए कुछ थोड़ा सा चेंज लेके आए हैं। आज का जो सेशन होगा वो एक्चुअली सेशन नहीं होगा, ये होगा एक डिस्कशन पैनल। तो उम्मीद है कि आप लोग इसको एंजॉय भी करेंगे और साथ साथ इस डिस्कशन पैनल में सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी वो है हमारी ऑडियंस। तो ऑडियंस गेट रेडी फॉर इट, क्योंकि आप जो है वो आज इस डिस्कशन पैनल का हमारा हिस्सा है। और जितने भी लोग यहाँ पे होंगे तो उस पर जो है हम आज बात करेंगे। और उम्मीद है कि आप सब जो है वो अपने पार्ट रोल्स जो है वो हमें प्ले करेंगे और हमें जो है इस डिस्कशन पैनल में जरूर साथ देंगे। इस डिस्कशन पैनल को फर्दर ऑन बढ़ाने के लिए आज जो है वो हमने जिन शख्सियत को इनवाइट किया है उनके बारे में मैं कुछ बताऊं, उससे बेहतर यही होगा कि वो अपनी तारीफ खुद करें, क्योंकि मेरे पास जो है वो अल्फाज कम पड़ सकते हैं उनकी तारीफ करने के लिए। तो मैं उनके पहले वेलकम कर लेते हैं उनको। तो अच्छा, मैं सिर्फ इतना सा तारुफ आपको करवा दूं कि इन शख्सियत के साथ जो है वो मेरा जो है वो काफ़ी अच्छा ताल्लुक भी रहा है और ये एक तरह से मेरी मेंटोर भी रही हैं। और इंशाल्लाह जो है इस सेशन के बाद और इस सेशन को लेने के बाद मैं यकीन मानता हूँ कि ये मेंटोरिंग जो है वो और मज़ीद आगे और बेहतर तरीके से मुझे मेंटोरिंग करेंगी। और उम्मीद है कि मुझे इससे बहुत कुछ फ़ायदा होने वाला है। तो उम्मीद है कि मेरा फ़ायदा होगा, उसके साथ साथ जो है वो आपका भी फ़ायदा होगा। चलिए वेलकम करते हैं उनको। तो आज हमारे साथ है मिस साइमा हुसैन। जी मिस साइमा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक मिस। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि सबसे पहले आप अपना जो है वो ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को दें, ताकि उन्हें पता चले कि आज जो है वो हमारे साथ कितनी बड़ी शख्सियत जो है वो इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद है और जो उनके साथ जो है वो आज कितनी सारी नॉलेजेबल डिटेल्स जो है वो शेयर करने वाली है। इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी। बहुत सारे लोग मुझे टीच के नाम से जानते हैं। टीच डायरेक्टर हूँ मैं। ये ऑर्गेनाइजेशन स्कूल्स के साथ काम करती है और एक टीच ऑनलाइन करके यूट्यूब चैनल भी हम चला रहे हैं, जिसमें हम टीचर्स को इस वक्त सपोर्ट कर रहे हैं, जहाँ पे हम बहुत सारी टूल्स, बहुत सारी टेक्निक्स, बहुत सारी स्ट्रैटेजी सब कुछ शेयर कर रहे हैं। तो दूसरा ये कि एजुकेशन फील्ड में 18 साल से हूँ, बहुत सारा काम किया, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सिखाया और अभी भी मजीद ऐसा लगता है कि कुछ नहीं आता और बहुत कुछ सीखना है। That's it. जी अच्छा, तो व्यूअर्स आज का जो हमने बात करने के जो सेशन रखा है वो है हाउ अफेक्टिव इन द बैकवर्ड प्लानिंग। तो सबसे पहले तो एक जो बड़ा सवाल मेरे दिमाग में है और मैं अपने व्यूअर्स के साथ पूछना चाहूँगा, उसके बाद जो है वो डिस्कशन पैनल जब हमारा डिस्कस करेंगे हम इस बात को तो उस पर आएंगे। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपके माइंड में क्या है, ये बैकवर्ड प्लानिंग किसे कहते हैं, क्या होती है बैकवर्ड प्लानिंग? हाँ, ये आप ये मत सोचिएगा कि जो है वो उल्टे कदम चलना बैकवर्ड प्लानिंग है, ये जो उल्टी काउंटिंग हम करते हैं वो बैकवर्ड प्लानिंग है, वो हम करते रहते हैं। तो जरा टेक्निकल होके और एज ए टीचर सोचिएगा कि बैकवर्ड प्लानिंग होती क्या है। ना तो ये ऐसा कोई सिनेरियो है जहाँ पे पीछे बैठे हुए बच्चों को हमें प्लान करके पढ़ाना है, ना ही जो है आगे वाले बच्चों को पीछे धकेलना है, ना ही पीछे वाले बच्चों को आगे धकेलना है। तो मैं ये पॉइंट जरा क्लियर कर दूं ताकि आप जो है वो बिल्कुल क्लियरली मुझे डिफाइन करके बताएं कि ये असल बैकवर्ड प्लानिंग है क्या। तब तक जो है वो मैं और मिस साइमा जो है वो इस बारे में जो है मजीद जो है कुछ टिप्स आपको फॉलो देंगे ताकि सोचने में जो है वो आपको थोड़ी सी मदद मिल सके। जी मिस साइमा, क्या कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए कि ये बैकवर्ड प्लानिंग जो इनके दिमाग में चलेगा अभी, इससे जो है वो क्या होगा, केमिकल लोचा वगैरह कुछ होगा इनके दिमाग में, ऐसा कुछ आपको लगता है होने वाला है? क्योंकि मुझे ये लगता है कि ऐसा कुछ होने वाला है। ऐसा ये बिल्कुल नई टर्मिनोलॉजी होगी बहुत सारे लोगों के लिए। कुछ लोगों ने शायद सुना हुआ भी हो, जो पहली दफा सुन रहे हैं वो शायद सोचेंगे पुराने जमाने की शायद कोई प्लानिंग है जो सही नहीं हुई थी, अब करनी है। कुछ लोगों के दिमाग में जो है हो सकता है कि कुछ भी ना आए,
वो ब्लैंक हो जाए। जैसे कि अभी मुझे लग रहा है कि कमेंट्स अभी तक टाइप होना शुरू नहीं हुए, तो मुझे लग रहा है कि काफी लोग ब्लैंक है, तो इट्स ओके क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी नहीं है। बहुत सारे लोग टेक्निकल लैंग्वेज हो सकता है कि वो बाकायदा ये चीज कर रहे हो, लेकिन क्योंकि टेक्निकल लैंग्वेज नहीं पता होती तो कभी कभार ये होता है कि हमें नहीं अंदाजा होता कि ये तो हम कर रहे थे लेकिन हमें नहीं पता था ये बैकवर्ड प्लानिंग है। ठीक है, सो प्रॉब्ली वहां पे एक क्वेश्चन आए। बहुत सारे लोग जवाब नहीं दे रहे डर के कि आपने इतना डरा दिया है कि टीचर बन के सोचे, मत बन के सोचे टीचर। जो दिमाग में आता है बैकवर्ड प्लानिंग के नाम से लिख दे, ताकि हमें पता चले कि हमें किस तरीके से उस चीजों को बिल्ड अपॉन करना है। जो भी दिमाग में आता है पहली चीज के बैकवर्ड प्लानिंग क्या हो सकती है। तुमने कभी की है बैकवर्ड प्लानिंग? हाँ, मैंने एक बार तो की है, और मैंने एक बार करने के बाद दोबारा जो है वो करने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त जो है मुझे इतना मुश्किल लगा कि मैंने जो है वो बोला कि भाई अब मुझसे नहीं होती है ये प्लानिंग, कि वो मतलब वो प्लानिंग बैकवर्ड तरीके से करना था ना, वो बिल्कुल वैसे ही है कि आपकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, लेकिन आपको सीधा नहीं चलना है, आपको चलना उल्टा है। आप बताओ पीछे से कोई टक्कर मारेगा तो कैसे दिखाई देगा कि क्या हो रहा है। तो ऐसा कुछ सिनेरियो बन रहे थे मेरे पास, और फिर जो वो मैंने जो है वो, लेकिन हाँ उससे जब मैंने एक बार जो प्लानिंग की थी, वो एक प्लानिंग जो मैंने की थी और उसको जब इम्प्लीमेंट किया था, जब मैंने उसको मजेदार तरीके से इम्प्लीमेंट किया, तो मुझे जितना मजा आया है शायद ही जो मेरे स्टूडेंट्स को शायद आया हो, और शायद ही जो है किसी और को उसको करने में मजा आया हो। कि मुझे उस वक्त करते हुए जो मजा आया, आप ये सिर्फ करते हुए अगर मुझे इतना मजा आया, तो वो जो कम होता है ना, काम सोचते हुए जितना मजा आता है और करते हुए उससे डबल हो जाता है, तो वो सिनेरियोस बन रहे थे मेरे लिए। तो उम्मीद है कि वो मैंने किया तो सही एक बार, लेकिन बाद में जो है वो मैं फिर अपने सवाल को ट्विस्ट करती हूँ लोगों के लिए। लेसन प्लान बनाते हैं, लेसन प्लान में सबसे पहले क्या लिखते हैं? ये इब्राहिम आप नहीं सोचते थे ना ना ना, ना, एक सबसे पहली बात तुम अपना नाम लिखते हैं कि भाई ये मेरा लेसन प्लान है। उम्मीद करते हैं सब जो है 90% ये करते होंगे। हाँ, वो एक पेपर आता है ना, तो पेपर रिजर्व करने के लिए सबसे पहले हम उस पर नाम लिखते हैं कि मेरा पेपर है, देखो अब इसमें मेरी प्लानिंग होगी तो कोई छेड़ेगा नहीं इस पेपर को, तो सबसे पहले हम नाम लिखते हैं। हाँ, हो सकता है पेपर दूसरा नाम मिलेगा। अब अथॉरिटीज, आपको पता है स्कूल अथॉरिटीज क्या क्या करती है, फिर पेपर का हिसाब किताब भी मांगती है, तो फिर उसमें मसला हो जाता है ना। वैसे पेपर देने से पहले आपको साइन करना पड़ता है एक जगह पे कि आपने पेपर ले लिया है। हाँ, तो अब ये हमारे व्यूअर्स जल्दी जल्दी टाइप करें। व्यूअर्स, मैं आपके इंतजार में बैठा हूँ कि क्या जवाब आने वाले हैं। वैसे एक आवाज, एक जवाब तो आया है कि इट्स अबाउट प्लानिंग कीपिंग द एंड इन माइंड। एंड इन ये एक जवाब हमारे पास है। इट्स अबाउट प्लानिंग कीपिंग द एंड इन माइंड। अच्छा जी, सना ने जवाब दिया कि ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं। नवीद भी यही कह रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं। गुड, तारिक बादशाह भी यही कह रहे हैं कि हम सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं। ठीक है ना। अच्छा, ऑब्जेक्टिव लिखने के बाद सेकंड चीज क्या होती है? ऑब्जेक्टिव के बाद सेकंड चीज क्या आती है दिमाग में? पहले नॉर्मल प्लानिंग डिस्कस करेंगे तो बैकवर्ड प्लानिंग समझ में आएगी ना। मैंने ये भी तो बताया कि नॉर्मल प्लानिंग हम 100% सही करते हैं, ये भी तो एक सवाल है। देखिए, पहले तो बेसिक स्किल्स सीखना पड़ेगा एडवांस स्किल्स सीखने से पहले। तो बेसिक स्किल क्या है पहले उस पर डिस्कशन हो जाए। पहली चीज आपकी ऑब्जेक्टिव्स आ जाती है। जी अंजुम, आप भी यही कह रही है कि पहली चीज ऑब्जेक्टिव्स आ जाती है। सेकंड चीज जो हमारी आती है वो क्या होती है? हेलो कवल, कवल इज माय पार्टनर एट टीच, सो शी इज आल्सो हियर। थैंक यू कवल फॉर बीइंग विद अस। हाँ जी, सेकंड चीज ये लोग डिसाइड करते हैं। तब तक मुझे ये बताओ कि ऑब्जेक्टिव्स आपके लेसन प्लान में होते हैं, ठीक है ना, और कौन सा कॉलम होता है जो ऑब्जेक्टिव से बिल्कुल मैच कर रहा होता है? एक हम कुछ लेसन प्लान्स मैंने जो देखे थे उसमें जो है वो स्किल्स लिखे होते हैं कि बच्चों को इस लेसन प्लान से क्या स्किल्स जो है वो डेवलप होते हैं, तो वो हमारे कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव से मैच ही कर रहे होते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव आप डिजाइन करते हैं। तो वो इनिशियली जो है वो अगर हम देखें तो एक ट्राइंगल जो हमने पढ़ा था KSA का, कि नॉलेज जब देते तो उसमें से स्किल्स, और स्किल्स से फिर एटीट्यूड डेवलप होता है। तो वो तो एक ट्राइंगल हम फॉलो कर रही होते हैं। तो हम यही उस चीज को जो है वो माइंड में रख के चल रहे होते हैं कि पहले नॉलेज आएगा, तो नॉलेज जब मैं शेयर करूंगा तो उसमें कोई स्किल आएगा, और स्किल से कोई एटीट्यूड। तो ऑब्जेक्टिव जो है वो, हाँ, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का ये पूरा एक प्रोसीजर हम लेते हैं। तो उसमें जो है वो हमारे पास जो है वो नॉलेज, तो वो हमारे वही ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं, और उसके बाद जो है हम नेक्स्ट कॉलम पर जब आते हैं तो वो हमारे स्किल्स हो जाते हैं।
बिल्कुल, कुछ लोगों ने यहाँ जवाब देना शुरू कर दिया है कि प्रोसेस या ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथोडोलॉजी, बेसिकली क्या मेथड से आप पढ़ाएंगे। ऑब्जेक्टिव के बाद आप लिखते हैं मेथड्स, और मेथड्स के बाद आप लिखते हैं असेसमेंट, टाइम लिखेंगे, रिसोर्सेज लिखेंगे, फिर फाइनली आप लिखेंगे असेसमेंट। अच्छा, आपका असेसमेंट कॉलम और आपका ऑब्जेक्टिव कॉलम ऑलमोस्ट सेम होता है, बिकॉज वही ऑब्जेक्टिव जो आप पढ़ा रहे होते हैं वही आप असेस कर रहे होते हैं। आप वो कुछ अलग से असेस नहीं करेंगे, राइट? जो आप पढ़ा रहे हैं वही आप असेस करेंगे। अच्छा, बैकवर्ड प्लानिंग में थोड़ा सा ट्विस्ट है यहाँ पे। ट्विस्ट ये है कि लेट मी टॉक अबाउट इन जनरल राइट नाउ, कि जब हम किसी डेस्टिनेशन पे हमें लेट्स से कि आज रात के 8 बजे मुझे फला जगह पहुंचना है, सही है? तो रात के 8 बजे अगर मुझे पहुंचना है तो मुझे उसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी पीछे आके। यानी कि मैं इस वक्त बैठी हुई हूँ 3:30 बजे, तो 3:30 बजे मुझे दिमाग में है कि मुझे कितने बजे पहुंचना था? 8 बजे, 8:30 बजे, 8:30 बजे, लेट्स से 8:30 बजे पहुंचना था, और मैं बिल्कुल स्टार्ट में बैठी हुई हूँ और मैं इस वक्त 3:30 पे बैठी हुई। मुझे प्लान करना है कि मुझे किस तरीके से अपनी चीज़ों को स्केड्यूल करना है कि मैं टाइम पे पहुंच जाऊँ, ठीक है ना? तो मैं अपने आप को उसी तरह से वो करूँगी कि ठीक है, मैं पीछे आऊँगी थोड़ा सा कि भाई ठीक है, जहाँ मुझे पहुँचना है वहाँ का रास्ता जो है वो 15 मिनट का है, तो भाई ये 8:15 बजे हो गया, यानी कि 8:15 बजे मुझे अपने घर से निकल जाना है, ठीक है? क्योंकि 15 मिनट का रास्ता है। अगर मैं 5 मिनट का मार्जिन रखना चाहूँ ट्रैफिक का, तो चलो मैं और ऐड कर लूँगी कि नहीं 8:15 बजे नहीं, 8:10 पे निकल जाऊँगी, हो सकता है ट्रैफिक मिले उस टाइम पे मुझे। फिर उसके बाद पीछे आऊँगी कि अच्छा मुझे फिर तैयारी कब शुरू करनी है, तो मुझे अगर आधा घंटा लगता है तैयारी के लिए तो मैं और पीछे आऊँगी कि भाई मुझे ये आधा घंटा पहले तैयारी शुरू करनी है। फिर इसके अलावा अच्छा मुझे अगर सोना है तो मैं कितने बजे सोऊं कि मुझे 1 घंटे की नींद भी चाहिए उससे पहले, तो मैं और पीछे आऊँगी कि मुझे 1 घंटे की नींद चाहिए। इस तरीके से पीछे आते आते मैं अपने आप की प्लानिंग करूँगी, ठीक है? दिस वी डू इन रेगुलर रूटीन्स। हम रेगुलर रूटीन में ये हर वक्त ही कर रहे होते हैं, हम प्लानिंग कर रहे होते हैं अपने आउटकम को देख के। तो बैकवर्ड प्लानिंग कुछ इसी तरीके से है कि आउटकम को दिमाग में रखें, एंड को दिमाग में रखें और उसके हिसाब से पीछे प्लानिंग करें। ऑब्जेक्टिव आपका पहली चीज नहीं होनी चाहिए, जो आपका टारगेट है, यानी कि लुक एट अ बिगर पिक्चर। हमारे साथ मसला पता है क्या होता है इब्राहिम, कि हम करिकुलम डॉक्यूमेंट एक अलग एलियन चीज है, ठीक है? वो एक डॉक्यूमेंट है जो आदत हमें समझ में नहीं आता, इसलिए हम कोशिश करते हैं खोले ही ना उसको, ठीक है? एक हमारे हाथ में नहीं है ना, हम जो देखते ही नहीं है, हम उसको जो है वो कंसीडर ही नहीं करते ना। हमारा मकसद ही है, हम क्या करते हैं, मुझे पढ़ाना है ना तो मैं अपने तरीके से पढ़ाऊंगा, आप ये करिकुलम क्यों? अरे भाई देखो तो सही उसमें क्या है, तुम्हें आधी चीजें तो वहीं से मिल जाएगी। तो वहाँ प्रॉब्लम क्या है? वहाँ हमारा प्रॉब्लम जो है वो हमारी प्लानिंग है। एक्चुअली जो इश्यू है वो प्लानिंग है, ठीक है ना? प्लानिंग हमारी होती है ऑब्जेक्टिव से लेके। हमारी किताब हमारे हाथ में है, ठीक है? ये हमारी किताब है और इसको मैंने देखना है, ये मेरा कंटेंट है, इधर से ही ऑब्जेक्टिव निकल आएंगे, इधर से ही कंटेंट निकल आएगा, इधर से ही स्ट्रेटजीज मैंने फिक्स कर देनी है और ये मेरा लेसन प्लान तैयार, ठीक है? बैकवर्ड प्लानिंग में आप जब देखोगे तो यू आर गोइंग टू लुक एट द बिगर पिक्चर, और बिगर पिक्चर हमेशा करिकुलम से आती है कि करिकुलम में क्या टारगेट्स दिए हुए हैं। अब करिकुलम कहता है क्रिटिकल थिंकिंग, 21st सेंचुरी स्किल सिखाओ, क्रिटिकल थिंकिंग, कोलैबोरेटिव थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिव थिंकिंग। लेकिन जब हम बात करते हैं लेसन प्लान की, तो लेसन प्लान हमारा शुरू हो रहा है कंटेंट से और खत्म हो जा रहा है कंटेंट पे, ठीक है? यहीं से सब कुछ निकल के आया और यहीं सब खत्म हो गया। सो कीपिंग दिस थिंग इन माइंड, जो बैकवर्ड प्लानिंग में डिफरेंस होगा वो यही होगा कि पहले आप एंड को दिमाग में रखेंगे, आउटकम को दिमाग में रखेंगे कि व्हाट इज योर आउटकम, ठीक है? फिर इसके बाद अपनी प्लानिंग करेंगे। तो इट्स एक्चुअली द अदर वे राउंड। पहला आउटकम आएगा, सेकंड चीज असेसमेंट आएगी कि आउटकम ये है, मुझे कैसे पता चलेगा कि बच्चों ने सीखा या नहीं सीखा, मैं किस तरह से उसको फाइंड आउट करूंगी, मैं किस तरह के रिकॉर्ड्स बनाऊंगी, मैं कौन से डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करूंगी जिससे मुझे अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि ये बच्चों को समझ में आया या नहीं आया। फिर इसके बाद मैं एक्टिविटीज बनाऊंगी। सो एक्टिविटीज इज द लास्ट प्रोसेस, ठीक है? और वो एक्टिविटी हमारे यहाँ जो है ना वो कॉन्सेप्ट यही है कि मोस्टली जो फोकस किया जाता है वो एक्टिविटीज पर ही किया जाता है कि अगर बच्चे को अगर हम एक्टिविटी करवा रहे हैं तो मतलब उसकी लर्निंग हो रही है। लेकिन एक्चुअल में अगर हम देखें तो एक्टिविटी से उसको कुछ ज्यादा फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि एक्टिविटी आप क्या करवाते हैं, एक प्री डिजाइन एक्टिविटी आपके पास होती है, उसमें आप कुछ वर्कशीट दे रहे होते हैं, या मोस्टली अगर आपने बहुत कुछ ज्यादा कर लिया तो आपने एक हैंड्स ऑन एक्टिविटी करवा दी, इसके अलावा आप कुछ नहीं करवाते। तो और उसका असेसमेंट क्या होता है, बस बच्चे ने प्रोजेक्ट बना लिया ना तो असेसमेंट उसका पूरा हो गया, तो वो तो असेसमेंट हुआ ही नहीं, वो तो आपने इंस्ट्रक्शन दिए थे उसको ऐसे करना है, वो उसने कर लिया, इंस्ट्रक्शन फॉलो कर लिया।
असेसमेंट कहाँ हुआ? तो एक माइंड जो है ना वो हमारा ये सेट भी रह गया कि एक्टिविटी और वर्कशीट जो करवा दी मैंने, ठीक है, तो वो मेरा असेसमेंट भी हो गया। अब वर्कशीट मैंने बताऊं कि ऊपर मैंने बच्चों को बताया कि सर्कल द नाउन, ठीक है, अब वो सर्कल में मतलब मैंने पहले एग्जाम्पल, बेटा इसमें ये देखो यहाँ इस सेंटेंस में ऐसे सर्कल करना है। अब पूरी वर्कशीट में बच्चों को पता है कैसे करना है, तो उसमें एक्टिविटी क्या हुई? सिर्फ वो सर्कल करना एक्टिविटी हो गई, मतलब कि पेन चलाना अगर एक्टिविटी, तो वो तो बच्चे कॉपी वर्क भी कर रहे हैं, एक्टिविटी हो रही है। बच्चा बैठा हुआ सिर्फ सुन रहा है, वो भी एक्टिविटी कर रहा है। लेकिन हम क्या करते हैं कि बस वो एक्टिविटी यही है, और हम जो है वो फिर उस तरीके से जो अपने लेसन प्लान को तोड़ मरोड़ के उस ऑब्जेक्टिव पे ले आते हैं, और फिर उस ऑब्जेक्टिव को देखते हैं ये असेसमेंट हो गया, ये कॉपी पे सवाल कराए और वही कॉपी के सवाल पेपर में दे दिए, असेसमेंट हो गया, टेस्ट हो गया, चैप्टर खत्म। आखिरी में रिजल्ट कुछ भी नहीं होता। ये इसलिए है कि हमने हमेशा शॉर्ट टर्म सोचा है, ठीक है ना। जब हम लेसन प्लान बनाते हैं तो हम सिर्फ शॉर्ट टर्म सोचते हैं। 40 मिनट्स का लेसन है, इस 40 मिनट्स में हमने क्या अचीव करना है, ठीक है, या 80 मिनट्स का लेसन है या 35 मिनट्स का लेसन है, इस 35 मिनट्स में, 40 मिनट्स में, 80 मिनट्स में हमें क्या अचीव करना है, यही हमारा ऑब्जेक्टिव है। यहीं से स्टार्ट होता है लेसन और यहीं पे खत्म हो जाता है। उस ऑब्जेक्टिव के अंदर मैं वर्कशीट डाल दूं या एक छोटी सी कोई एक्टिविटी डाल दूं या बच्चों को थोड़ा सा उठवा दूं, खड़ा करवा दूं, लेकिन वो उसी के अराउंड होगा, वहीं से शुरू होगा और वहीं खत्म होगा। उसमें कोई स्किल नहीं डेवलप होता। हम कहते हैं कि स्किल डेवलप हो गया बच्चे का, लेकिन उसमें स्किल डेवलप नहीं होता क्योंकि लेवल ऑफ एंगेजमेंट बहुत लो होता है, ठीक है ना। अब मैं एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ पे दूं। लेसन हम पढ़ाते हैं कि हम कहते हैं कि स्टोरी राइटिंग, हमने स्टोरी राइटिंग के फीचर्स बता दिए कि ये फीचर्स है और ये स्टोरी राइट कर लो। अब वो बच्चा कितना उसकी मौत आई हुई होती है वो स्टोरी लिखने में, वंस अपॉन अ टाइम, और वंस अपॉन अ टाइम के बाद अगर आप वो स्टोरी पढ़ें तो 90% बच्चों की स्टोरी से, अगर टॉपिक दिया हुआ है तो 90% बच्चों की स्टोरी सेम होगी। कि कहीं कहेंगे कि भाई कोई बुरा अच्छा लिखे, तो 90% बच्चे जो है वो एक्सीडेंट लिख रहे होंगे या वो गिर गए, ऐसी बात लिख रहे होंगे, ठीक है ना, जिसमें वो कहीं ना कहीं हर्ट हो रहे हैं फिजिकली। इमोशनल तो छोड़ ही दे, भूल जाए, वो चीज को लिखेंगे ही नहीं कभी भी, ठीक है। वो जो इंस्टेंट चीज आएगी उनके दिमाग में वो आएगी कि हम एक्सीडेंट फेस किया, गिर गए, लग गया, ठीक है। अब जब बैकवर्ड प्लानिंग करते हैं तो यू हैव अ बिगर पिक्चर इन माइंड कि मुझे ये एक यूनिट में नहीं कंप्लीट करवाना, मुझे एक पीरियड में नहीं कंप्लीट करवाना। हो सकता है मेरा ये प्लान 4 यूनिट्स पे हो, 8 यूनिट्स पे हो, 12 यूनिट्स पे हो। अब वो 12 यूनिट की जब आप सोचते हैं ना तो आपकी सोच बहुत बड़ी हो जाती है कि 12 यूनिट में बच्चे क्या कर सकते हैं, जाहिर है कुछ बड़ा कर सकते हैं। अब वही स्टोरी को मैं कहूँगी कि ठीक है आपने स्टोरी बनानी है, बट जो है उसका आउटकम जो होगा वो होगा एक वीडियो की सूरत में, एंड दैट वीडियो विल बी शेयर्ड विद द ग्लोबल ऑडियंस। सारी दुनिया से शेयर करूंगी मैं। तो उस पर्सपेक्टिव से सोचो, जाके स्टोरीज देखो और अपने उसमें कोई यूनिक एलिमेंट लेकर आओ स्टोरी का जो आज तक किसी ने बनाई ना हो। अब इससे क्या हो गया, प्रोसेस, जब मैंने उसका प्रोसेस डेवलप किया आहिस्ता 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 आहिस्ता, तो बच्चे 10,000 स्टोरीज देखेंगे, सुनेंगे, करेंगे, लिखेंगे, रीराइट करेंगे, स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे, कोलैबोरेट करेंगे, यू नो एवरीथिंग विल बी पार्ट ऑफ प्रोसेस। और वो जो एंड में प्रोडक्ट बनकर आएगा वो एटलीस्ट यूनिक स्टोरी होगी, बजाय इसके कि एक ही स्टोरी आप अलग अलग क्लास में अलग अलग तरीके से लिखवा रहे हैं। क्योंकि स्टोरी राइटिंग हमारी कभी भी एक यूनिट पे शुरू होकर खत्म नहीं होगी, हमें उसको 6 या 8 यूनिट पे ले जाना होता है। जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल एग्री करूंगा। लेकिन एक जो हमारे पास जो डिलेमा है वो यही है ना कि टीचर्स को बोलते मेरा जो है वर्कलोड बढ़ जाएगा, इससे मुझे काम ज्यादा करना पड़ जाएगा, तो वो अपने आप को एक रिलैक्स मोड में करने के लिए जो है वो कोशिश करते हैं कि भाई अगर एक पीरियड में हो रही है ना स्टोरी, तो क्या स्टोरी हो रही है ना, अब स्टोरी करवाए, स्टोरी कहा है ना मुझे, मैं स्टोरी करवा रही हूँ, अब खत्म हो गई बात। अब वो क्या इतनी लंबी मैं लेके जाऊँ, मैं उसको ग्लोबलाइज करूँ, फिर मैं उसकी वीडियो बनाऊं, ये करूँ, बच्चों को मैं इतना वो करूँ, क्या होगा? मुझे तो कुछ नहीं मिलने वाला, जितने पैसे मिलने वाले जितने स्कूल वाले एक लेसन प्लान की एक डे की स्टोरी पे देंगे, या मैं उसको 4 लेसन प्लान में कन्वर्ट करूँ और उसको स्टोरी में करूँ तो उतने ही पैसे देंगे, तो मैं इतनी मेहनत क्यों करूँ? तो एक ये वही वाली बात है ना इब्राहिम, भी तो हम रोबोट्स क्रिएट कर रहे हैं ना, हम रोबोट्स क्रिएट कर रहे हैं स्ट्रेट कि हमने एक इंस्ट्रक्शन दे दिया कि भाई स्टोरी लिखनी है, ये टॉपिक है और आप लिख ले, तो वो 90% अगर स्टोरी सेम आती है तो हमें इतना गुस्सा क्यों आता है इस बात पे कि इसने भी यही लिखा है, उसने भी वही लिखा था, इसने भी यही बात लिखी, घुमा के लिखी है,
और कोई लैंग्वेज स्ट्रक्चर नहीं है, कोई ये प्रॉब्लम है, उसमें वो प्रॉब्लम है, ग्रामर नहीं आता, तो ये सारे प्रॉब्लम्स अगर हैं आपकी स्टोरीज में आ रहे हैं तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? It's a teacher's responsibility. रिस्पॉन्सिबल। तो क्रिएटिव राइटिंग हैज टू बी क्रिएटिव, इट हैज टू बी समथिंग यूनिक, इट हैज टू कम आउट समथिंग आउट ऑफ पैशन। हम पता है क्या, हम पैशनेट राइटर्स नहीं बनाते, हम पैशनेट राइटर्स नहीं बनाते, हम क्या करते हैं, हम रोबोट्स बनाते हैं। वही वाली बात है कि अब जो है वो कॉन्सेप्चुअल हमारे जो चीज़ें हैं बहुत सारी अच्छी होने लगी हैं, एडवर्टाइजमेंट्स हमारी अच्छी होने लगी हैं। पहले के वक्त पे हम जो इंडिया की एडवर्टाइजमेंट्स देख रहे हैं, हम ये बॉलीवुड की हॉलीवुड की एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं, हम खुश हो रहे हैं कि यार कितना अच्छा प्रोजेक्ट किया है, कितना अच्छा ये है। अब चीज़ें हमारे यहाँ पे थोड़ा सा क्रिएटिवली शुरू हो चुकी हैं, ठीक है। सो दैट क्रिएटिविटी हैज टू बी टॉट इन द क्लासरूम। तो वो इतना लेट क्यों हो जाते हैं कि भाई जो है वो जो उसमें से भी वही होता है ना, 100 में से 2 खुद ही निकल के आ जाते हैं, जो स्कूल ड्रॉप आउट्स होते हैं वो क्रिएटिव बन जाते हैं, क्रिएटिव राइटर्स। तो व्हाई इज दैट सो? बिकॉज स्कूल इज नॉट गिविंग दैट अपॉर्चुनिटी। हाँ, अच्छा, आजकल जो अभी हालात चल रहे हैं, हम जो बात कहते हैं कि जो है वो हालात इतने खराब है, हम किस तरह से मैनेज करें, हम ऑनलाइन टीचिंग कैसे करें। इस वक्त बेस्ट सोल्यूशन आपका बैकवर्ड प्लानिंग है। कीप एन एंड इन द माइंड, प्लान इट आउट। वो जो वर्कलोड वाली बात इब्राहिम ने कही थी कि वर्कलोड बहुत बढ़ जाता है, मैं एक बात बताऊं, वर्कलोड आप एक लेसन प्लान बनाओगे तो भी उतना ही टाइम लगेगा, आप यूनिट प्लान बनाओगे तो उसमें 10 प्लान होंगे, टाइम उतना ही लगेगा। एफर्ट थोड़ी सी ज्यादा होगी लेकिन आउटकम बहुत अच्छा होगा। वो बिल्कुल आपकी बात से मैं एग्री करूँगा, क्योंकि मैंने जब बैकवर्ड प्लानिंग की थी पहली बार, तो मुझे काफ़ी टाइम लगा था उसको करने में, क्योंकि वो मेरे लिए एक नया सिनेरियो था, नई चीज़ थी। बिल्कुल सोचने का तरीका मुझे अपना डिफरेंट करना पड़ा था कि मुझे जो वो, क्योंकि हमारी एक सोच है कि हम सीधे चलते हैं, हमें वो एक है ना कि सीधा रास्ता दिखाना है, तो हम जो है वो छोटे मोटे कर्व लेने की जरूरत नहीं करते। हाँ, लेकिन जब ट्रैफिक आती है तो कर्व लेके हम पहुंच जरूर जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जब पढ़ाने की बात आती है, थोड़ी सी एक्सप्लोरेशन की बात आती है बच्चों को, तो हम कहते हैं नहीं, बच्चों को सीधी डायरेक्शन दो, सीधा लेके चलो, टेढ़े जाओगे तो वो घूम जाएंगे, ऐसा होगा। अरे भाई, उससे अगर वो घूम भी गए तो कहीं ना कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करके बाहर निकल आएंगे। उनको मौके तो दो, उनको ऐसे प्रोसेस में तो डालो कि वो घूम फिर के कहीं तो आए, घूमेंगे फिरेंगे, अगर फंसेंगे तभी जाके कुछ सॉल्यूशन की तरफ जो है वो सोचने के माइल होंगे। लेकिन हम लोग कहते हैं नहीं, सीधा रास्ता देना है और सीधे आके उसको मेरे बस जहाँ मैंने वो लाल लकीर बनाई ना जीतने वाली, वो वहां के उसको खड़े रहना है। तो ये जो है वो बिल्कुल पॉइंट है जो हम सोचते नहीं है। इसका एक रीजन ये भी है कि हम वैसे पढ़ाना चाहते हैं जैसे हम खुद पढ़ के आए हुए, ठीक है ना। हमारा स्कूल का स्ट्रक्चर क्या था, हमें किस तरह से पढ़ाया जा रहा था, हम वो तरीके को ही अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे लिए एक नॉर्म बन चुका था कि हमें जब टीचिंग में आए तो हमने कहा ठीक है, ये कौन सा मुश्किल काम है। टीचर आती है, सवाल लिखती है बोर्ड पे और फिर पढ़ाना शुरू करती है, फिर इसके बाद सवाल लिखती है, जवाब बताती है कि यहाँ से कॉपी करना है और खुदा हाफिज़। तो ये तो रॉकेट साइंस है ही नहीं। तो हमने ये प्रोफेशन चूज ही इसीलिए किया था बिकॉज दिस इज द इजीएस्ट प्रोफेशन ऑफ ऑल। और अभी भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्या टीचिंग करती हो ना, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो दैट्स बिकॉज कि अगेन हमारी सोच बड़ी लिमिटेड है। वही कुछ लोगों ने कहा भी कि रोट लर्निंग है। बिल्कुल अंजुम, ये रोट लर्निंग है। नवीद साहब भी कह रहे हैं कि क्रिएटिव राइटिंग इज बेस्ड ऑन 5 W's। वो W's एंड H भी तो है कि जो है अगेन योर एक्सपोजर इज लिमिटेड, जिसकी वजह से आप ये कह रहे हैं कि नहीं, जिस तरह से मैंने पढ़ा था वैसे ही आपने पढ़ाना है, ठीक है। अब वो वक्त है जब हम कह रहे हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी किस पे फोकस करती है? हायर ऑर्डर स्किल्स पे, HOT, ठीक है। हम फोकस करते हैं लोअर ऑर्डर स्किल्स में, जहाँ पे हम नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग से शुरू होते हैं और नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग पे ही एंड हो जाते हैं। वी नीड टू फोकस ऑन हायर ऑर्डर स्किल्स, हायर ऑर्डर थिंकिंग, ठीक है। Keeping that thing in mind, if you will plan, and backward planning is going to give you a solution for higher order thinking. हायर ऑर्डर थिंकिंग अगर अचीव करनी है तो बैकवर्ड प्लानिंग से बेस्ट सोल्यूशन कोई होगा ही नहीं, क्योंकि एक पर्टिकुलरली हम TPAC मॉडल भी पढ़ाते हैं, जिसमें TPAC मॉडल में ये होता है कि T इज फॉर टेक्नोलॉजी, P इज फॉर पेडागोजी, A इज फॉर एड, C एंड K इज कंटेंट नॉलेज, TPACK। सो टेक्नोलॉजी इज योर टेक्नोलॉजी,
जो हम यूज करेंगे आज, जो कि हम अदरवाइज अब टीचिंग में हमें यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। पेडागॉजी, पेडागॉजीज आपकी स्ट्रैटेजीज है, टीचिंग स्ट्रैटेजीज, आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग हो गई, आपका जो है थिंक पेयर शेयर हो गया, ये सारी आपकी स्ट्रैटेजीज है, जो आप लोग ग्रुप वर्क हो गया, पेयर वर्क हो गया, ये स्ट्रैटेजीज है, ठीक है। एंड कंटेंट नॉलेज, कंटेंट वो है जो आपकी किताब है, ठीक है। जब आप टीपैट मॉडल को स्टडी करते हैं तो उसका एक सेंटर पॉइंट आएगा, जब ये तीनों सर्कल्स को आप मिलाएंगे तो एक सेंटर पॉइंट आएगा जिसको कहते हैं स्वीट स्पॉट। ये स्वीट स्पॉट जो है, ये वो चीज है जो आपने प्लान नहीं की होगी, एंड दिस यू विल बी एबल टू अचीव। और ये जब आप अचीव करेंगे यू विल बी हैप्पी लाइक क्रेजी, क्योंकि बच्चे वो करके दिखाएंगे जो आपने सोचा नहीं होगा। अगर हम अपॉर्चुनिटी देंगे, अगर हम डरे रहेंगे कि हमें नहीं आती इसलिए हम करने नहीं देंगे, तो ठीक है, फिर ये तो मतलब हमारी डेथ है एज अ टीचर। लेकिन ये कि अगर हम वो लिबर्टी, वो ऑटोनॉमी बच्चों को देंगे और वो इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे जहाँ पे हम स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड करें उनको, फ्रीडम दें, क्योंकि जब आपके पास एक लॉन्ग टर्म गोल होता है ना हाथ में, बैकवर्ड प्लानिंग में आपके हाथ में क्या है, लॉन्ग टर्म गोल, तो आपको वो छोटी छोटी चीजें जो बच्चे कर रहे होते हैं कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली, तो वो ट्रबल नहीं करती है। आपका खुद का एक टेम्परामेंट डेवलप होने लगता है, बच्चों का भी टेम्परामेंट डेवलप होता है, वो आपसे डिस्कस करते हैं, बात करते हैं। लेकिन अगर आप वो उस पर छोटे ऑब्जेक्टिव पे ना कि आज ये याद हो जाए बच्चों को, आज ये आ जाए बस बच्चों को, अब आपका पूरा फोकस उस 40 मिनट्स के ऊपर है, और 40 मिनट्स खत्म होते ही आप अपने घर, बच्चे अपने घर। कोई लॉन्ग टर्म रिटेंशन जिसको कहते हैं कि भाई लोग बच्चे याद रखे अपनी जिंदगी में कि आपने कुछ पढ़ाया था उनको, वो चीज नहीं होती। तो रिटेंशन इज एन इशू एंड बैकवर्ड प्लानिंग इज अ सॉल्यूशन। यहाँ नवीद साहब बिल्कुल जो है वो हमारे साथ एक बात कर रहे हैं कि टीचर्स डोंट वांट टू अनलर्न फ्रॉम रीलर्न फॉर रीलर्न, कि जाहिर सी बात है जब तक हम पुरानी चीजें को अनलर्न नहीं करेंगे तब तक नई चीजें नहीं सीख सकेंगे। और ये टीचर्स का जो माइंडसेट बिल्कुल हमें चेंज करना है कि even you can do it whether it's a tough thing to do it, but once you do it it will be easier for you. एक बार करेंगे तो जाहिर सी बात है हर काम जो हम पहली बार करते हैं काफी मुश्किल लगता है। तो जैसे हमारी बात करूं कि आप टीच को कर रही हैं, मैं स्मार्ट गेम्स एकेडमी जो है वो फॉलो कर रहा हूँ, उसको रन कर रहा हूँ, तो हमने जब इसको स्टार्ट किया होगा तो जाहिर बात है हमें काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा होगा। और जब हमने इसको आहिस्ता आहिस्ता रन करना शुरू किया तो अब जाके कोई स्मूथी थिंग्स हमारे पास आई होंगी। तो ये बिल्कुल वैसी है कि जब आप बैकवर्ड प्लानिंग शुरू करेंगे तो इनिशियल स्टेज आपको जो है वो थोड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वो मुश्किलात भी जो है वो आपके लिए तो एक बल्क ऑफ अपॉर्चुनिटीज हैं जिसमें आप लर्निंग जो है वो अनलिमिटेड वेज में कर सकते हो। क्योंकि मैंने जब ये बैकवर्ड प्लानिंग की थी, मैं अपना एक्सपीरियंस ज्यादा शेयर करूंगा यहाँ पे, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि इसमें एक्सपीरियंस शेयर करने से लोगों के अंदर इस चीज का इंटरेस्ट ज्यादा होता है, और जब हम एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो लोगों को पता चलता है कि हाँ ये हुआ है, ऐसा कोई हवा में बातें नहीं कर रहा है कि ये बस नई चीज आ गई इसको करो, नहीं, हुआ है और ये हम कर रहे हैं। और काफी टीचर मैं कहूँ कि ये कर रहे होंगे जिनको ये पता होगा, अगर कॉन्शियसली भी और अनकॉन्शियसली भी कर रहे होंगे अपने लेसन प्लान्स में, लेकिन ये है कि हमें टर्म नहीं पता है। तो मैंने जब ये कहा था तो मुझे जो है वो इसके लिए काफी रिसर्च करनी पड़ गई कि यार अब ये पूरा करना है, मुझे एक लॉन्ग टर्म रिटेंशन देनी है, तो इसके लिए अब इसको कैसे। लेकिन यकीन माने कि मुझे उस रिसर्च करते वक्त जो नॉलेज हासिल हुई है और उसके बाद जब मैंने बच्चों को कराया और बच्चों को से जो नॉलेज मुझे मिली है, आप यकीन नहीं मान सकते कि मैं उस वक्त शायद लैकिंग कर रहा था कि मुझे लगता था मैं टीचर हूँ या स्टूडेंट हूँ, कि वो बच्चा जो मुझे नॉलेज शेयर कर रहा था, जब वो पढ़ के आ रहा था, वो उस चीज को रिसर्च करके आ रहा था कि मुझे कल जो इस टॉपिक पे पढ़ा जाएगा तो मैं इस पे जो है वो 100% मास्टरी करके जाऊँ, और वो जब वो चीजें शेयर करता था मेरे साथ तो यकीन माने मैंने भी वो चीज नहीं पढ़ी होती थी। मुझे बच्चों को ये सवाल कहना पड़ता था, बेटा लेट्स गूगल इट, करेंगे, गूगल करेंगे, इसको देखेंगे। तो और यकीन माने कि मैंने तो सिर्फ ये कहा गूगल करेंगे, उसने कहा देखिए यहाँ ये प्रॉब्लम होगी, यहाँ इसका ये सॉल्यूशन है, सर आप ऐसे करेंगे तो ये होगा, सर आप ऐसे करेंगे तो ये होगा। मुझे आप यकीन माने वो बैकवर्ड प्लानिंग ने जो हैरत में डाला था कि यार ये मैंने क्या कर दिया, मैंने अपने आप को स्टूडेंट मनवा लिया है या बच्चों को मैंने टीचर बना दिया है, मैंने क्या कर दिया है, या मैंने अपनी पाँव पे हथौड़ा मार दिया कि टीचिंग करने के काबिल मैं नहीं हूँ। क्या हो रहा है ये कि बच्चा मुझे सिखा रहा है, यहाँ पे अगर कोई सामने से अगर कोई आ जाएगा, कोई हेड्स आ जाएगी या कोई प्रिंसिपल आ जाए, बोलेगा कि तुम बच्चों को पढ़ा रहे हो या बच्चे तुम्हें पढ़ा रहे, और सैलरी मैं तुम्हें देता हूँ तो बच्चों को तुम्हें दे रही है। तो
काफी हद तक जो है वो मेरा माइंडसेट इस तरीके से चला, और उसके बाद एक लाइफ में मेरी एक टर्न आया, और वो टर्न ये आया कि मैंने हमेशा यही सोचा कि बच्चा जो है मुझे कुछ सिखा के जाए। अगर मैं कोई लेसन प्लान कर रहा हूँ तो उसमें कहीं ना कहीं मुझे बच्चा कुछ सिखा के जरूर जाए, और यकीन माने वो बच्चों की नॉलेज और बच्चे का जो पढ़ाना था, जो मुझे पढ़ाना, यकीन माने वो मैंने ना, जब मैंने अपनी खुद रिसर्च की तब मैंने ना कोई उसको देखा, पता नहीं वो कहाँ से लेके आया, किस गूगल साइट से उसने उठाया, जो साइट मुझे अभी तक आज तक नहीं मिली। मैंने उसको बाद में गूगल पे जाके सर्च किया, मुझे वो इन्फॉर्मेशन इतनी एक्यूरेट की जितनी उसके पास थी मुझे नहीं मिली। तो मुझे यहाँ लगता था कि ये मेरी जो है वो कामयाबी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है कि बच्चे ने खुद से रिसर्च करके कुछ चीज सीख ली, और वो उसको रिमेम्बर हो गया, उसको याद हो गया कि ये तो मैंने ये किया था, ये सही था मेरे पास। तो और मैंने सर को पढ़ाया था, वो एक हमारे लिए फख्र की बात हो जाती है जब हम जो है अपने से बड़ों को कुछ सिखाते हैं ना, तो एक खुशी की लहर भी अंदर से आती है, और एक फख्र आता है, अरे मैंने अपने टीचर को सिखाया, आज पता है मैंने टीचर को ये बात बताई। तो बच्चे की एक्साइटमेंट होती है ना, वो एक काफी जो है वो इतनी माने कि उस वक्त जो है वो एक इमोशनल मोमेंट था मेरे लिए कि बच्चे ने जो है वो इतनी अच्छे तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया। हाँ, वो अलग बात है कि मुझे जो है इसके बाद जो वर्कलोड इतना बढ़ गया कि रिसर्च करना ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया मेरे लिए, कि नहीं मैं तो रिसर्च करके ही जाऊंगा, लेकिन फिर भी उस रिसर्च के बावजूद भी बच्चा मुझसे 2 कदम हमेशा आगे रहा है। तो ये जो है वो मैं अपनी सक्सेस समझता हूँ। 3 चीजें हैं जो मैं रिलेट करूंगी यहाँ पे, सॉरी इब्राहिम। एक तो ये कि मुझे जब इब्राहिम ने कहा कि मिस बैकवर्ड प्लानिंग पे बात करनी है, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा बैकवर्ड प्लानिंग इब्राहिम, मैंने तुम्हें 5 दिन लगाए थे बैकवर्ड प्लानिंग सिखाने के लिए, एक माइंडसेट तैयार किया था, एक पूरी ट्रेनिंग 40 घंटे की जो ट्रेनिंग है उसके साथ उसकी प्रिपरेशन, उसकी बुकलेट, उसकी हर चीज, उसके रिसोर्सेज A to Z प्रिपेयर किए थे कि तुम्हें वो 5 दिन मैंने इतना एक्सपोजर दिया, और 5 दिन के एंड पे भी जो है ना कुछ लोग रो रहे थे कि हमसे नहीं हो रहा, क्योंकि मुझे पता था कि ये सिनेरियो होगा, ठीक है ना, उसमें ये चीज आएगी। तो मैंने ये कहा, मैंने कहा इट इज नॉट पॉसिबल टू टीच देम हाउ टू डू दिस बैकवर्ड प्लानिंग, बट ठीक है वी कैन टॉक अबाउट इट। और टीचिंग का जहाँ तक ताल्लुक आएगा, मैं अपनी चैनल पे, टीच ऑनलाइन चैनल पे, मैं इसी कमेंट में डाल दूंगी, टीच ऑनलाइन चैनल पे मैं डेफिनेटली बैकवर्ड प्लानिंग को ज्यादा डिटेल में आपको समझाऊंगी, ठीक है। दूसरी चीज एक ने कही कि स्टूडेंट टीचर्स वांट ग्रेड्स एंड नॉट यू नो द नॉलेज, ठीक है। स्टूडेंट्स को या पेरेंट्स को ग्रेड्स चाहिए होते हैं, नॉलेज नहीं चाहिए होती है। मैं एक बात सिंपल सी बताऊं, ये मेरा बहुत ज्यादा यू नो क्लोज टू हार्ट वाला क्वेश्चन है कि अग्री कि पेरेंट को भी जो है वो ग्रेड चाहिए होता है, बच्चे तो इवेंचुअली एंगेजमेंट चाहते हैं, उनको तो नॉलेज चाहिए ही नहीं, उनको तो क्लास चाहिए ही नहीं बिल्कुल भी, और टीचर तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए, सही है। सो कीपिंग दैट थिंग इन माइंड, बच्चों को सिर्फ वो चाहिए कि जो इनको एंगेज कर सके, उनको एनग्रॉस कर सके, ठीक है। इफ दे आर हैप्पी, पेरेंट्स विल हैव नो से, ठीक है। बच्चा अगर आपके कॉन्फिडेंटली 4 बातें बताता है तो पेरेंट वहीं पे ऑफ हो जाता है कि ठीक है भाई, स्कूल इज डूइंग द जॉब, ठीक है। सो नाउ योर रोल कम्स इन, ठीक है। आपने बच्चे को एंगेज करना है, आपने बच्चे को एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करना है। दूसरा, नॉर्मल ट्रेडिशनल क्लासरूम पे आते हैं। ट्रेडिशनल क्लासरूम पे आप क्या कर रहे हैं, 40 मिनट्स का लेसन ठक शुरू किया, ठक खत्म किया, वो बच्चा अपने घर चला गया। मुझे ये बताएं, एक तो लेक्चर मेथड होता है हमारा, जो कि हम जूम पे जब से आए हैं तब से फिर लेक्चर पे आ गए हैं, वो 40 मिनट की क्लास चल रही है, वो लेक्चर चल रहा है, मजे का टीचर टक 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 बोल रही है 40 मिनट्स तक, पता नहीं है बच्चे सो भी रहे, जाग रहे, चले गए, क्या हुआ है नहीं पता, सही है। और बॉदर्ड भी नहीं है कि ठीक है खैर देखा जाएगा, सही है। तो लेक्चर मेथड से आपको क्या लगता है कि आप जो पूरा कंटेंट पढ़ा के बैठ जाते हैं, बच्चों को कितना याद रहता है या समझ में आता है क्या, कि वो घर जाके बोलते हैं कि मुझे टीचर ने आज पूरा चैप्टर पढ़ा दिया, अब जब अम्मा ने सवाल पूछा कि इसमें क्या था पता नहीं, तो क्या बेहतर है। प्रोजेक्ट आपने जो कराया है उसमें से 4 बातें जो बच्चे को याद है, वो बोल पा रहा है, उस बारे में टॉक कर पा रहा है, या एक्टिविटी के बारे में बता रहा है कि हमने आज इसको ये एक्सप्लोर किया। वही वाली बात इब्राहिम, अगर याद हो, हमने ट्रेनिंग सेशन में भी की थी कि सर्दियों में हम बीमार ज्यादा होते, गर्मियों में हम बीमार नहीं होते। तो क्या वो मुल्क जहाँ पे 8 या 10 महीने सर्दी रहती है, वो लोग सब बीमार रहते हैं? क्या वजह है कि हम सर्दियों में बीमार हो जाते हैं, वो नहीं होते?
क्या वजह समझ में आ रही है आप लोग को? कोई वजह बता सकता है मुझे? मैं नहीं बताऊंगी, आप लोग बताएंगे। ठीक है। तीसरा एक और भी सवाल बीच में आया था किसी का कि दोज हु आर नॉट एक्सेप्टिंग लर्निंग इट्स टू वे प्रोसेस। लर्निंग इज अ टू वे प्रोसेस, और मैं ये कहूंगी दोनों वे जो है टीचर है। इट इज नॉट स्टूडेंट, इट इज कंप्लीटली टीचर। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, देखिए एक और चीज मैं जो बहुत जनरली बोलती हूँ कि आपका एक दिमाग है, ठीक है, आप जो पढ़ाओगे अपने एक दिमाग से पढ़ाओगे, लेकिन अगर आप बच्चों को इन्वॉल्व कर लोगे, अगर 25 बच्चे हैं तो वो 25 दिमाग लग जाएंगे, उनको इन्वॉल्व करना शुरू करें। वही एक और स्ट्रैटेजी की टीचर आती है बड़ी तैयार व्यार होके, ठीक है, बच्चा आता है तैयार होके स्कूल में, जब बच्चा वापस घर जा रहा होता है तो वो बड़ा ही वैसे ही तैयार खुशी खुशी टिंग टिंग टिंग, ठीक है, और टीचर का क्या होता है, मर रही है, जान निकल रही है, घर जाना है, बस हो गया। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने इतनी जान क्लास में लगानी है, इतनी जान क्लास में लगानी है, बच्चे ने तो सुनना ही नहीं है, वो तो अपनी एंगेजमेंट में एंजॉय करता हुआ आया है, एंजॉय करता हुआ खेला और एंजॉय करता हुआ चला गया, ठीक है। और टीचर बेचारी जो है वो बोल 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 आखिर में खत्म हो चुकी है। तो भाई प्लानिंग इतनी अच्छी करो कि बच्चे काम खुद करें और आप सिर्फ उनको सपोर्ट करो। मैंने अपनी क्लास में ये बहुत किया है, यकीन करें, बाय द एंड ऑफ द डे मैं कभी थकी भी नहीं होती थी। इवन कि मैंने अपनी क्लासरूम को काम में लगा के मैं क्लास से बाहर भी निकल जाऊं, मेरे बच्चे डिसएंगेज नहीं होते थे। उनको मैं 10 मिनट अपने काम में लगे, उनको पता है कि 10 मिनट बाद जो है उन्होंने एक और एक्टिविटी करनी है, तो दूसरी एक्टिविटी खड़ी हुई है, तो अगर ये नहीं खत्म हुई तो वो वहां पे पीछे रह जाएंगे। मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करूंगा साइमा, क्योंकि जब आप हमें ये प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करवा रही थी तो क्योंकि मैं एज ए ऑब्जर्वर करता हूँ, तो मैंने यही देखा था कि आप में टास्क देके क्लास से बाहर चली जाती थी, और फिर जब सोचते थे कि यार ये हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक्टिविटी कर रहे हैं, मिस तो है ही नहीं। जबकि हमारा वो एक सिनेरियो होता है कि ओवरलुक कीजिएगा, बच्चा कुछ और तो नहीं कर रहा है, आप ओवरलुक कीजिएगा, एक्टिविटी करवा रहे थे, क्लास से बाहर क्यों आया, बच्चे एक्टिविटी कर रहे, आप क्लास से बाहर है। अरे भाई मेरा काम ही नहीं है क्लास में। तो वो मैंने आपसे वहां जब सीखा तो मुझे लगा कि यार यहाँ, और जब मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया तो वाकई में मुझे लगा कि मैं ये क्लास में हूँ ही क्यों, मेरा तो कोई काम ही नहीं है, एक्टिविटी खुद ब खुद 10 मिनट बाद खत्म होने वाली है और मुझे एक्टिविटी सिर्फ दूसरी असाइन करनी है, फिर दोबारा क्लास से बाहर चले जाना। तो मैं सिर्फ क्लासरूम के कोने में बैठा हुआ था और वहां बैठ के सिर्फ बच्चों को देख रहा था कि क्या कर रहे हैं, और वो काफी हद तक जो है मैं बिल्कुल रिलैक्स फील करता। और उस पीरियड के बाद जब मैं स्टाफ रूम में गया तो सबने बोला आज तुम बहुत थके हो गए कि तुमने इतना बड़ा जो है वो लेसन प्लान जो है तुमने। मैंने बोला मैं तो बिल्कुल फ्रेश हूँ, मैं तो सिर्फ बैठ के आ रहा हूँ, मैंने कुछ काम नहीं किया। तो बोले तो फिर तुम्हें पढ़ाया क्या? मैंने बोला बच्चों से जाके पूछे क्या पढ़ाया, और मैंने तो फिर जो है वो काफी टीचर थे उसके बारे में पूछा होगा उनसे, तो उन्होंने बताया कि आज हमने ये एक्टिविटी की, इस तरीके से हमने पढ़ा, ऐसा मजा आया, ऐसे मजा आया। तो फिर जब एंड ऑफ द डे जब टीचर्स से बात तो उनके कमेंट सुन के मुझे लगा कि बच्चों ने जो है वो काफी हद तक जो है उस चीज को इंजॉय किया है, इस मेथड को पढ़ाने के, कि अगर ऐसे पढ़ाया जाए तो हम काफी अच्छा जो है वो मजा आता है हमें पढ़ने में और काफी हम इंजॉय करते हैं। बेशक जो है वो यहाँ पे टीचर्स का काम बहुत इस वक्त तक ज्यादा हो जाएगा, लेकिन बेनिफिशियल किसके लिए है? देखिए हम पढ़ा भी रहे हैं, सहमा आप पढ़ा रही, मैं भी पढ़ा रहा हूँ, हम किसके लिए पढ़ा रहे हैं? हम अपने लिए तो नहीं पढ़ा रहे, हम पढ़ा रहे हैं एक फ्यूचर जनरेशन को खड़ा करने के लिए, उनके मुस्तकबिल को सिक्योर करने के लिए। तो अगर ये थोड़ी सी एफर्ट हमें करनी पड़ रही है इस ऐसे मामले में जहाँ पे हमारा थोड़ा सा वर्कलोड ज्यादा हो रहा है, थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है, तो क्यों हम इस चीज से पीछे हट रहे हैं? मेरा तो एक सवाल जो है वो यही कि टीचर्स पीछे क्यों हटता है इस काम से, जब उसको पता है कि मेरे हाथ में एक पूरी कौम का मुस्तकबिल मेरे हाथ में है, तो मैं क्यों पीछे हट जाऊं कि उस मुस्तकबिल को मैं कैसे जो है वो निखार सकूं? इसमें पीछे हटने वाला ये सब क्या होता है? मुझे आज तो समझ में नहीं आया कि ऐसा होता क्यों है। बिल्कुल। एक और सवाल आया है नवीद साहब का, जो कह रहे हैं कि एक सेशन डिफरेंशिएशन पे भी कराया जाए। नवीद साहब, मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी बात कहूंगी कि जब मैंने इनको 5 दिन की ट्रेनिंग करवाई थी तो मैंने उसमें डिफरेंशिएशन के आगे का जो इंक्लूजन वाला पार्ट है उसका पूरा एक कॉन्सेप्ट समझाया था कि डिफरेंशिएशन से लेके कंक्लूजन तक हमने कहाँ तक पहुंचना है। जब हम बैकवर्ड प्लानिंग की बात करते हैं और जब बिगर पिक्चर की बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली इंक्लूजन उसका पार्ट बन जाता है, बिकॉज वहाँ पे आपको बच्चों को चॉइसेस देनी पड़ती है। सिंपल इसका वो मैं कहूँगी कि बच्चे घर का लंच ले जाना पसंद नहीं करते, वो कहते नहीं हम कैंटीन से खरीद के खाएंगे। अब वो कैंटीन से भले कचरा ही क्यों ना हो,
वो बड़ी खुशी से खाते हैं और घर पे आके कंप्लेन भी नहीं करते कि वो कचरा था, ठीक है। हालांकि अगर आप वो खाए ना सीरियसली उस कैंटीन का, तो आप कहेंगे कि 10,000 टाइम्स बेटर आप घर में बना देंगे उसको, ठीक है। फीमेल्स हैं या मेल्स भी इवन कहेंगे कि मैं तो इससे 10 टाइम्स बेटर सैंडविच बना सकता हूँ। बेटा तुमने क्या खाली एक वो जो स्प्रेड लगा हुआ था वो सैंडविच खाकर आ गए हो एंड यू आर सो हैप्पी। तो व्हाई इज दैट सो? दैट्स बिकॉज कि वो पैसे से उनको वो चॉइस मिल रही है, वो चॉइसेस क्रिएट करना जरूरी है। डिफरेंशिएशन जब आप बात करते हैं ना, डिफरेंशिएशन आप कहते हैं ये बच्चा ऐसा है, ये बच्चा ऐसा है, ये बच्चा ऐसा, मैं इसको ऐसे पढ़ाऊंगी, मैं इसको ऐसे पढ़ाऊँ, मैं इसको ऐसे पढ़ाऊँ। जब इंक्लूजन की आप बात करते हो ना, आप कहते हो सब कुछ है, ले जाओ, सबका ऑब्जेक्टिव वही है, सबका आउटकम वही निकलेगा, लर्निंग वही होगी, चाहे आप इससे कर लो, चाहे आप इससे कर लो, चाहे आप इससे कर लो। तो दैट्स इंक्लूजन एक्चुअली, और वो इस बैकवर्ड प्लानिंग का पार्ट होना चाहिए। व्हाई? बिकॉज जब तक आप लेवल ऑफ एंगेजमेंट अचीव ही नहीं कर सकते हो जब तक आपने उनको चॉइसेस नहीं दी। वही वाली बात, कैंटीन से खरीदने के लिए भी उनके पास चॉइसेस होती है, वो हो 10 चीजें हैं उसमें से अपनी पसंद कर लेंगे, आज मेरा ये खाने का मूड है तो दिल बाय दैट, भले वो कितना ही कोई बदशक्ल ना हो, बस वो मूड हो रहा है ना उस वक्त। तो इसी तरह से लर्निंग में भी बच्चों के मूड्स होते हैं, और उस मूड के बेस पे आपको 3 से 4 चॉइसेस आप प्रिपेयर करें और कहें कि ये आपके चॉइसेस हैं, पिक एंड यूज, तो दे विल एंजॉय। एंड प्रोफाइलिंग करें बच्चों की। सबसे पहले डिफरेंशिएशन में आप प्रोफाइल करते हो बच्चों का, और उस प्रोफाइल पे काम करते हो। तो इवन प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में भी या लेट्स से बैकवर्ड प्लानिंग में भी अगर बच्चों के प्रोफाइलिंग आपने कर ली तो आपकी प्लानिंग बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल है हमारे पास, है ना, कि हुमैरा शमीम का, कि हाउ कैन वी गेट 100% एंगेजमेंट ऑफ स्टूडेंट्स? चॉइसेस, जहाँ तक, हाँ बिल्कुल ये मैं कहूँगा। और एक बात मैं कहूँगा कि आप मेरा एक माइंडसेट ये कहता है कि 100% तो नहीं, आप मैक्सिमम जो है वो 90% ले सकते हैं, 100% तो नहीं ले सकते, क्योंकि जाहिर सी बात है, क्योंकि 10% आपको वो चीज़ होगी कि उस 100% बच्चे में से एक बच्चे से निकलेगा, वो बोलेगा नहीं मुझे इन सब चॉइसेस में से ये चॉइस, मुझे वो वाली चॉइस चाहिए। अक्सर हमारे बच्चे भी करते हैं कि आप उनको 10 चीजें ला के देते, 10 टाइप की चिप्स भी ला के दे देंगे, वो बोलेंगे नहीं मुझे तो वो चिप्स ही खानी है। अब आपने 10 चॉइसेस दे, लेकिन उसको वो 11वीं वाली चॉइस ही चाहिए जो उसको चाहिए। तो आपके पास वो 90% तो उसमें से निकल आएंगे, लेकिन वो 10% वाला जो है वो एक बच्चा जरूर होगा जो आपको बोलेगा मिस मैं ऐसे काम कर लूं। अदरवाइज रिसर्च भी कहती है ना इब्राहिम के जब आप कोई लेसन प्लान बनाते हो या कोई भी यूनिट प्लान बनाते हो तो इट इज ऑलवेज फॉर 85% बच्चा ऑफ योर क्लास, ठीक है ना। जितने भी आप लेसन प्लान बना रहे हो, बैकवर्ड प्लान बना रहे हो, यूनिट प्लान बना रहे हो, प्रोजेक्ट्स बना रहे हो, it is always targeted for 85% बच्चा of your class. So if you are able to achieve 85%, यानी कि आपका lesson was good, really good, ठीक है ना। So 100% again, अगर आज बच्चा engage नहीं हो रहा तो जरूरी नहीं है कि इसमें आपके lesson का fault है, हो सकता है। मतलब मैं अगर 85 अचीव करने के बाद जो 15% बच रहा है उसकी बात कर रही हूँ, ऐसा नहीं कि आज 60% नहीं कर रहे तो आप कह रहे हैं नहीं मेरा लेसन तो सही था, ठीक है ना। इट्स अबाउट कि अगर आपके वो 15% एंगेज नहीं हो रहे हैं तो उसका रीजन ये भी हो सकता है कि वो कहीं और एंगेज है, मेंटली डिस्टर्ब्ड है, घर में कुछ ऐसा हुआ है। तो देयर आर ऑलवेज बेनिफिट ऑफ डाउट्स दैट यू वुड हैव टू कीप इट ओवर हियर, कि हो सकता है कोई मसला हो सकता है कोई एंगेजमेंट हो सकता है। एक होता है ना कि हमें नमाज में भी बहुत सारी चीजें याद आ जाती हैं, तो बहुत सारी चीजें दुनिया की नमाज में याद आ रही होती है। क्यों याद आ रही होती है? बिकॉज दिमाग वहाँ होता है। So although that we are standing in front of our God, but ये कि दिमाग कहीं और है तो वो दिमाग वहाँ जाएगा, सही है। इंगेजमेंट या ये कि मैं बहुत मेंटली डिस्टर्ब हूँ कि भाई मुझे जो है वो सुबह मेरी जो है लड़ाई हो चुकी है घर में, तो अब मुझे आप जितना भी मुझसे बात करने की कोशिश करेंगे मैं रिलेट नहीं कर पाऊंगी। मैं अपनी या तो बात बिल्कुल ही अपनी बोल रही होंगी या जो है वो आपकी बात मुझे समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन मैं फिर भी नोट कर रही होंगी, लेकिन मेरे चेहरे पे नजर आ जाएगा मैं ब्लैंक, ठीक है। इट्स नॉट बिकॉज यू आर नॉट डूइंग योर जॉब, इट्स बिकॉज आई एम नॉट मेंटली प्रेजेंट, आई एम नॉट मेंटली इससे इसका भी वही तरीका होता है कि बच्चों को जब आप स्टार्टर में ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं या आप उनसे डिस्कस करते हैं चीज़ों को, तो उनको एंगेज करने की कोशिश करें, या कोई ऐसा ह्यूमर जो कहते हैं ना हमारे क्लास में ह्यूमर बहुत ज़रूरी है, थोड़ा मजाक ज़रूरी है, तो वो भी थोड़ा सा एक बच्चों को थोड़ी देर के लिए बेटर फील कराता है। बच्चों को ऐसे बच्चों को जो थोड़े अरसे के लिए इस तरह के ब्लैंक चल रहे हैं, यू हैव टू हैव द काउंसलिंग सेशन विद देम।
आपको बैठना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी, उनसे डिस्कस करना पड़ेगा। बिकॉज आई हैड सच केसेस इन माई क्लासरूम जहाँ पे मेरे बच्चे डिस्टर्ब थे और मुझे नजर आ गया कि वो बहुत प्लैंक चल रहे हैं बच्चे, तो मैं उनको क्लास के बाद बुला के बिठाती हूँ, उनसे जनरल बातें करती हूँ, इधर उधर की बातें करती हूँ, फिर उनसे थोड़ा थोड़ा, तो वो कभी फैमिली इश्यूज निकल के आते हैं कि भाई सेपरेशन हो चुकी है पेरेंट्स की, XYZ बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन वो जब वेंट आउट कर देते हैं, मुझसे डिस्कस कर लेते हैं, तो उसके बाद अगली क्लास में दे आर ऑन, मतलब वो वापस आ चुके होते हैं मेंटली तौर पे, वो इतना डिस्टर्ब, क्योंकि वही वाली बातें, शेयरिंग से थोड़ा सा फर्क पड़ता है और इससे टीचर का स्क्रैपो भी डेवलप होता है, तो वो एक कनेक्शन जो बनता है वो बहुत नेचुरल कनेक्शन होता है एंड इट स्टेज फॉर लाइफ टाइम। तो ये एक थोड़ा सा इस चीज को कंसिडर करना पड़ता है, बीइंग अ ह्यूमन, बिकॉज टीचर है आप, लेकिन आप एक इंसान है और वो बच्चा भी एक इंसान है, इस चीज को कंसिडर करना ही पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं आया हूँ, मैंने पढ़ाया है तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, भाई नहीं है, उसका आज कुछ मेंटल स्टेट डिफरेंट है, कुछ है मसला, कुछ भी है, टॉक इट, मतलब लेट देम टॉक इट आउट, लेट्स हियर देम। तो वो एक कहते हैं ना कि नेचुरल कनेक्शन जो है, अगर हम कहते हैं अपने आप को रूहानी पेरेंट्स कहते हैं ना, हम अपने आप को रूहानी माँ बाप, तो भाई स्पिरिचुअल अगर पेरेंट्स हैं हम, तो हमारा कुछ रोल अदर देन जस्ट टीचिंग भी होता है। जी बिल्कुल 100% मैं आपसे बात एग्री करूंगा कि ये हमें तो माइंड में रखना ही चाहिए कि हम अपने आप को कंसिडर भी करें, जैसे आप कह रहे हैं कि स्पिरिचुअल, तो हम कहते हैं कि पेरेंट्स को ये हम जस्टिफाई कर रहे होते हैं कि घर पे आप उसके पेरेंट्स हैं और स्कूल में हम उसके पेरेंट्स हैं, तो आप ये फिक्र ना करें कि वो पेरेंट्स के बगैर, वो पेरेंट्स के साथ है, तो हमें वो उस चीज को नजर रखना चाहिए और उस चीज पे सोचना चाहिए कि हम मतलब पेरेंट हैं तो फिर हमें क्या रोल प्ले करना है, क्योंकि उसके हमें आगे जाके, क्योंकि वो एक सोशल एनवायरनमेंट वहाँ पे हो रहा होता है और हमें उसको ये चीज सिखानी होती है उस वक्त कि बेटा अगर चलो उस वक्त वहाँ कुछ प्रॉब्लम्स है तो तुम्हें यहाँ सोशल एनवायरनमेंट में किस तरीके से सर्वाइव करना है, ठीक है। तो वो चीज हम नहीं सिखाएंगे तो फिर बच्चा वही है कि वो हर बार ये मसला कहीं पे होगा उसके साथ और वो कहीं पे जाके वो ऐसे ही बैठा रहेगा, मतलब उसकी लाइफ में फिर आगे जब आप नहीं होंगे, ऐसे टीचर नहीं होंगे और वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में एंटर करेगा तब वो क्या करेगा। ये भी एक हमारे पास जो है वो सवाल है कि अगर आपने उस वक्त उस चीज को नजरअंदाज कर दिया कि चलो ये तो इसके घर में प्रॉब्लम्स होते ही रहते हैं, इसको ऐसे होता ही रहता है, इसको अपने हाल पे ही छोड़ दो, तो मुझे ये बताएं कि वो आगे जब बच्चा प्रोफेशनल पे जाएगा तो वो किस तरीके से कहाँ जाके अपनी बात को शेयर करेगा। कि अभी जो है मैं जब सेशन किए थे तो मैं खुद भी जब 1-to-1 बच्चे के साथ जो डीलिंग करता हूँ तो मुझे अक्सर बच्चे यही कहते हैं कि वो अपने पेरेंट्स से जो बात नहीं कर पाते वो हम टीचर्स से कर लेते हैं और वो टीचर से काफी इजीली कर लेते हैं, जबकि पेरेंट्स के साथ वो हिचकिचाते हैं और हमसे काफी इजीली कर देते हैं। वो अपने इवन पेरेंट्स की लड़ाई तक भी मेरे साथ शेयर करते हैं कि मेरे पेरेंट्स की इस मुद्दे पर ऐसी लड़ाई हुई है। तो अगर आप यकीन मानिए अगर बच्चा इतनी शेयरिंग आपके साथ कर रहा है तो इसमें आपका कोई ऐसा रोल है उसकी लाइफ में जो इस वजह से वो आपको शेयर कर रहा है, तो आपको अपने उस रोल को पहचानना है और उसकी कदर करनी है और साथ साथ आपको उस रोल को फुलफिल करने के लिए हर जरूरी जो है वो अहमियत उसको देनी है उस बच्चे के साथ, उस बच्चे को केटर भी करना है, उसकी प्रॉब्लम्स को चाहे 10 बार सुनना पड़े लेकिन सुनना जरूर है। कि हम एक बात है कहते हैं ना कि टाइम नहीं है, वो एक टाइम का जो इशू होता है हमारे पास टीचर्स के पास, तो काफी बड़ा सिनेरियो है उस बात को लेकर कि टाइम नहीं है मेरे पास, मैं बहुत बिजी चलता हूँ, इतना बिजी चलता हूँ कि खाने पीने का भी टाइम नहीं होता है। वो हम ये बात जरूर अक्सर कहते हैं टीचर्स, तो यही किसी को बोलता हूँ कि यार ये काम बहुत बिजी हूँ, इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं पानी भी पीऊँ। तो भाई क्या हो गया, कितना टाइम नहीं है, बच्चे से बात करें, आपके पास बिल्कुल टाइम है, बच्चों के लिए तो टाइम निकाला करें, ये काम तो हमें करना ही होता है। तो अरे सर मैं अगर इस टॉपिक पर हम बैठ गए हैं तो अब मैं थोड़े दोबारा इस टॉपिक पे आऊँगा कि इसमें जो है वो टीचर जो है, अगर आप बैकवर्ड प्लानिंग जब हम करते हैं तो हम ये कहते हैं कि अब टीचर इस तरीके से बैकवर्ड प्लानिंग करता है तो उसको एक वास्ट करिकुलम दिया जाता है। उस वास्ट करिकुलम के अंदर अगर वो साइंस पढ़ा रहा है तकरीबन 19 चैप्टर है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर या मैनेजमेंट का हमारे पास एक प्रेशर है कि आपको इस साल में 12 चैप्टर या 16 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। अब मैं जाहिर बात है बैकवर्ड प्लानिंग में टाइम लगता है क्योंकि वो पूरा प्रोसेस है, इट्स नॉट अ सिंपल वे, इट्स जस्ट अ प्रोसेस टू फॉलो। तो जब वो प्रोसेस कर रहा होता है तो जाहिर तो उसमें टाइम टेकिंग है, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि प्रोडक्ट बनने में हमेशा आपको टाइम लगता है। जो आप प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं अपने बच्चों के अंदर डेवलप करना चाह रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो क्या करना चाहिए, तो अब जब टीचर्स ये सवाल करेंगे, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो उनको टाइम लगेगा और
मुझे ये लगता है कि शायद करिकुलम जो है जो उनके ऊपर बर्डन किया गया कि आपको एक साल में 12 चैप्टर या 16 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, वो पॉसिबल ना हो, तो फिर इस पे क्या किया जाएगा? इस पे फिर क्या? देखिए हर यूनिट जो कंप्लीट करना होता है, लेट्स से कि मुझे साइंस का एक यूनिट जो है मुझे 2 वीक्स में कंप्लीट करना है, 2 वीक्स में मेरे पास 14 क्लासेस है, तो कीपिंग दोस 14 क्लासेस इन माइंड मैं अपना यूनिट प्लान जो बनाऊंगी वो 14 क्लासेस पे ही बनाऊंगी, ठीक है, बजाय इसके कि मैं हर उसमें एक लेसन में वो चंक कर बता रही हूँ कि आज मैंने इतना बता दिया, अब मैंने ये वाला टॉपिक बता दिया, अब ये वाला टॉपिक बता दिया, बजाय इसके कि वो एक एक चंक 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 करके चलाए जा रहे हैं। आप पूरे टॉपिक को एक प्रोजेक्ट में कन्वर्ट कर दें, ठीक है, जिसका आउटकम जो है वो उन्हीं 14 दिनों में आपका आउटकम निकल के आ जाए और प्रेजेंट भी हो जाए, ठीक है ना। आप उसको प्लान कर लें, आप बजाय इसके कि एक एक चीज आप उसको रिवाइज करवा रहे हैं, एक एक चीज आप अलग 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 करके पढ़ा रहे हैं, आप पूरे जब उसको प्रोजेक्ट में कन्वर्ट करेंगे वही 14 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा और उसमें सारे कॉन्सेप्ट टच हो जाएंगे। क्योंकि ये देखिए वही वाली बात है कि मैं अगर चंक 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 करके पढ़ाती हूँ ना, तो जब वो चैप्टर खत्म होता है ना, तो बच्चों को पहला चंक भी याद नहीं होगा, वो उस पहले चंक को भी रिलेट नहीं कर पाते, क्योंकि वो जाहिर है वो चंक था तो खत्म हो गया, कहानी खत्म है, स्टोरी, ठीक है। लेकिन जब वो प्रोजेक्ट होता है और एंड में हमको अपनी एक प्रेजेंटेशन या अपनी एक वो तैयार करनी होती है, आउटकम तैयार करना होता है, तो उनको पूरे प्रोसेस की बात करनी पड़ती है। जैसे सिंपल सा एक बताती हूँ कि फोर्सेस जब हम पढ़ाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उनको बता रहे होते हैं कि ये फोर्स है, पुल भी फोर्स है, पुश भी फोर्स है, पुल भी फोर्स है, पुश भी फोर्स है। वो 6 दिन तक हम उसी का जो है ना वो कहानियां चला रहे होते हैं कि पुश भी फोर्स है, पुल भी फोर्स है, तो ये हवा से ये करते हैं तो वो हो जाता है, तो ये पुश होता है, तो ये विंड फोर्स होता है, फला, मतलब उसकी कहानी खत्म नहीं होती। लेकिन अगर मैं उसको सिंपल तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूँ, मैं उनसे कहूंगी कि ये स्ट्रॉ है, ये बटन है, इसको जरा स्ट्रॉ से जो है वो मूव करना है, स्ट्रॉ टच ना हो उसको, तो जाहिर है वो विंड ब्लो करेंगे उस बटन को पुश करने के लिए। दैट्स योर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट व्हेन यू आर मेकिंग देम अंडरस्टैंड कि पुश एंड पुल इज अ फोर्स। आप विंड भी एक फोर्स क्रिएट करती है और एक डायरेक्शन में फोर्स क्रिएट करती है, और अगर वो स्ट्रॉ चौड़ा हो जाएगा तो जाहिर है विंड डिस्पर्स हो जाएगी, वो उतना फोर्स क्रिएट नहीं करेगी कि उस बटन को पुश करे, ठीक है। उसी तरह से आप गाड़ी है, तो गाड़ी पे मैं अगर कह रही हूँ कि गाड़ी को मुझे पुश करना है, मैंने बटन हटा दिया, मैंने कहा गाड़ी पुश करनी है और यही स्ट्रॉ है, तो क्या उतना ही फोर्स लगेगा या ज्यादा फोर्स लगेगा या कम फोर्स लगेगा? और क्या गाड़ी जैसे आप फोर्स रोकेंगे रुक जाएगी क्योंकि उसमें व्हील है? तो क्या फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे मूव होता है? तो इंस्टेड ऑफ टीचिंग देम डायरेक्टली कि ये फोर्स है, ये फ्रिक्शन है, ये फला है, लेट देम एक्सप्लोर एंड यू विल बी एबल टू टीच मच मोर बियॉन्ड इट। वो एक कॉन्सेप्ट, एक एक्टिविटी से बहुत ज्यादा कुछ सीख जाएंगे, बजाय इसके कि आप फिर उनको बोले कि फोर्स की गेम बना दो, they'll make a game। और उनकी कॉन्सेप्ट दायरा है, वो जो गेम बनाने बैठेंगे ना, तो वो सारी चीजें जो आपने शुरू से आखिर तक वो करवाई है ना, रिवाइज करवाई है या जो भी करवाया है आपने, उनको एक्टिविटीज कराई है, वो सब दिमाग में आएगा और वो अप्लाई करना शुरू कर देंगे। तो इट्स नॉट जस्ट द लर्निंग ऑफ कॉन्सेप्ट, इट्स अबाउट एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट। हम सिर्फ लर्निंग करवा के छोड़ देते हैं कि लर्न कर लो बस, ये कुछ है, ये पुल है, अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह ऑल वेल। तो यू हैव टू डू एप्लीकेशन, क्योंकि हम जो है ना वो फिर एक माइंडसेट ये भी होता है कि हम जो है ना वो बुक्स में देखते हैं पहला चैप्टर जो पहली हेडिंग फोर्स के अंदर जो है पुश है, फिर दूसरी हेडिंग पुल है, फिर तीसरी टाइप्स ऑफ फोर्सेस है, उसमें ये फोर्सेस है, उसमें ये फोर्स है, मस्कुलर फोर्स है, फिर ये टाइप का फोर्स है, फिर आगे जाएंगे फ्रिक्शन आएगा। तो हम उसी मेथड से चल रहे होते हैं कि पहले पुश बताना है बच्चों को, फिर पुल बताना है। अच्छा, कोई भी प्लानिंग ले लें, आप कोई भी प्लानिंग कर लें, ठीक है, अब टीचर का माइंडसेट यही होता है, वो ऐसे ही प्लान कर रहा होता है। मैं मैंने अगर बैकवर्ड प्लानिंग अगर हम कह रहे हैं अभी व्यूअर्स को, तो मुझे लगता है कि अगर ये बैकवर्ड प्लानिंग करने को बैठेंगे ना, तो कुछ टीचर्स जो है वो ऐसे ही करेंगे कि वो बुक उठाएंगे, बुक में देखिए पहले पुश है तो पुश की एक एक्टिविटी डाल दी, फिर पुल की एक एक्टिविटी डाल दी। अच्छा, वो उनके माइंड में ही होगा जरूर जो आपने बात कही कि कीप इन माइंड द आउटकम के माइंड में होगा, लेकिन वो चलेंगे सीधे ही, वो बैकवर्ड तरीके से नहीं आएंगे। साइंस इज अ सब्जेक्ट जिसका इन्वेस्टिगेशन बेस होना चाहिए, ठीक है। आप उनको सिचुएशन में डालें, उनसे बोले कि करो, करने के बाद बताएं, कि उनसे बल्कि पूछे कि क्यों हुआ ऐसा, वो खुद ही बता देंगे कि मैंने विंड से उसको ब्लो किया, उसमें मैंने उसको विंड की वजह से उसको थोड़ा धक्का लगा वाज व्हाट, इट वाज अ विंड फोर्स। तो वो ऑटोमेटिकली निकलेगा, बजाय इसके कि आप हर चीज जो है ना प्लेट पे सजा के दे रहे हैं। वो प्लेट पे सजा के जो देना होता है ना, वही प्रॉब्लम है एक्चुअली। वो हमें आदत इतनी पड़ चुकी है कि वो जो प्लेट में सजा हुआ मिलता है वो हमें अच्छा नहीं लगता।
तो ठीक है, बच्चों को भी वही आदत है, वो भी इंसान है, प्लेट पे सजावा नहीं अच्छा लगता उनको प्रॉब्लम में डालो, खुद ही फाइंड आउट करने दो। और ये भी है ना कि हम बच्चों को अगर सोचने का मौका नहीं देंगे तो फिर वो एक्सप्लोर कैसे करेंगे। और हम तो यही कहते हैं ना, बस वो सोचने का मौका नहीं दो। देखो वो सोचते हो वो बेकार के सवाल करते हैं, भाई वो बेकार के सवाल नहीं है, उनके सवाल कभी कभी इस तरीके के होते हैं जो आपने कभी सोचे भी नहीं होते कि बच्चा इस तरीके का सवाल करेगा। अब हमारे क्या है ना, सेटअप कॉल हम दे देते हैं, अरे बैठ जाओ तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है, ऐसे फालतू के सवाल करते। तो अभी टॉपिक में ये पोल पर आ रही हो, तुम मुझे फ्रिक्शन की बात कर रहे हो, अभी फ्रिक्शन पे नहीं है ना, फ्रिक्शन पे आता बात करना। अरे भाई उसका सवाल रिलेटेड पुल से ही है, लेकिन उसमें फ्रिक्शन आ रहा है, तो अब बेचारा वो बच्चा क्या करेगा, तो आपको जवाब देना है। तो अगर इस बैकवर्ड प्लानिंग को अगर हम माइंड में रखें और इसको प्लान करें, तो आई डोंट थिंक कि वो एक बुक का पैटर्न हमें फॉलो करना पड़ता है। बस आपको पता है कि मुझे फोर्स में ये सब चीजें टच करनी है, तो वो ऑटोमेटिक आपकी बैकवर्ड प्लानिंग इस तरीके से आउटकम के जरिए निकल आती है कि वो सारी चीजें ऑटोमेटिक ही कवर हो जाती है। और बच्चे को जो कर रहा होता है और उसके बाद जब वो बुक रीड करेगा, यहाँ पे मैं बता दूं बैकवर्ड प्लानिंग में ऐसा नहीं कि आप रीडिंग डालते हैं कि आज ये बैठ के रीडिंग करेंगे तो बैकवर्ड प्लानिंग हो रही होगी, ये माइंडसेट नहीं डालिएगा कि बुक रीडिंग इज बैकवर्ड प्लानिंग का एक हिस्सा है। तो जो बुक रीड करता है बच्चा, तो उससे भी जो है वो आपकी उस एक्टिविटीज को वो बाद में रिलेट करना शुरू कर देता है कि यार सर ने यहाँ पे मुझे फोर्स के पुल के साथ फ्रिक्शन करवाया, तो फ्रिक्शन का पुल के साथ क्या ताल्लुक है। अब वो पूरी बुक में जो है वो उस पूरी बुक को पढ़ता है, फोर्स का चैप्टर पढ़ता है और फिर वो रिलेशन निकालता है। और वो रिलेशन निकाल के बाद बताया, सर कल आपने जो ये एक्टिविटी करवाई थी उसमें ये चीजें भी तो थी, आपने ये बात तो डिस्कस नहीं की हमारे साथ। तो एक्चुअली खुद ही पढ़ना है कंटेंट, इवेंचुअली पेपर के लिए बच्चे ने खुद ही पढ़ना है। आपने जितना ही क्लास में क्यों ना पढ़ाया हो, जितना ही कोई रट्टा क्यों ना लगवाया हो, कितने ही कोई लेक्चर क्यों ना दिए हो, जब वो पेपर देने बैठता है तो पेपर देने से एक दिन पहले वो पूरा कंटेंट पढ़ता है, क्योंकि उसको कुछ भी याद नहीं होता, वो लगा हुआ होता है, बच्चा प्रेशर में होता है कि भाई रट्टा लगाना है, ये क्लास में ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, वो भी आ सकता है। तो ये सिचुएशन क्यों है, क्योंकि हमने क्लास में कुछ कराया ही नहीं और हम बड़े कॉन्फिडेंट हमने सब पढ़ाया है। सो दैट्स वेयर द डिफरेंस कम इन, कि आपने पढ़ाया तो है लेकिन बच्चे ने क्या वाकई सीखा है, क्या वो उसको समझ के उसका जवाब दे सकता है, अप्लाई कर सकता है, उसके बारे में बात कर सकता है, क्यों एक्सपेरिमेंट क्रिएट कर सकता है। नहीं, वहीं पे शुरू हुए थे क्लास में, वहीं खत्म हो गए थे। वही चीज जो है वो हमारे साथ चलती रहती है और हम इस पे इतने आमादा हो चुके हैं, इतने कॉन्फिडेंटली हम कहते हैं कि मैंने सब कुछ पढ़ाया हुआ है कि पेपर भी जो वो कॉपी में से ही बना रहे होते हैं। और जो सवाल मैंने बोर्ड में करवाए थे, एक और चीज है जिसको मैं पिक करूंगी, यहाँ पे सना कह रही है कि ऑलवेज मोटिवेट देम एंड गिव देम रिवॉर्ड्स। सना, आई मे अग्री एंड आई मे डिसएग्री। देखिए, रिवॉर्ड्स इतने मत दें कि आपके रिवॉर्ड्स की वैल्यू ना रहे, ठीक है ना। मेरे हिसाब से रिवॉर्ड बहुत ही एक कहते हैं ना कि एक स्पेशल चीज होनी चाहिए जो टीचर की तरफ से आए। ठीक है, मोटिवेट जरूर करें, बहुत अच्छी बात है मोटिवेट करना, दैट्स वेरी राइट, बट रिवॉर्ड जो है उसको एक स्पेशल ओकेजन बनाए कि रिवॉर्ड शुड बी स्पेशल, लेकिन कुछ चीजें शुड बी पार्ट ऑफ योर रूटीन। जो मैंने इनसे भी मेरी बड़ी, इब्राहिम से भी बड़ी वो आर्ग्यूमेंट्स होती थी जब इनका पूरा सेशन हो रहा था, ये कहते थे कि नहीं वो मिस हमें तो जो है वो टाइम पे जो है वो लंच देना चाहिए, टाइम पे ये होना चाहिए, टाइम पे वो होना चाहिए। तो मैंने उनसे ये कहा कि अगर बच्चा सुबह नाश्ता नहीं कर पाया है और आपकी क्लास में बैठा हुआ है, तो क्या उसकी जिंदगी पे अजाब है? कौन सा टॉर्चर आप लोग उसको कर रहे हैं कह के कि खाना तो जब होगा जब लंच ब्रेक होगा। डिसिप्लिन अपनी जगह, ठीक है, लेकिन एक कंफर्ट लेवल डेवलप करना बच्चे का कि ठीक है अगर आपको भूख लगती है और आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है तो आप ज़रूर खाएं। यकीन करें बच्चे कभी भी फालतू नहीं खाएंगे, कभी भी इस तरह से नहीं करेंगे, वो निकाल के चीज़ें खाना शुरू कर देंगे। जब उनको लगेगा कि हाँ वाकई बहुत भूख लग रही है तो वो खा लेंगे, जिससे उनका दिमाग अगर सो भी गया है तो वो एक्टिवेट हो जाएगा, विच इज फाइन। तो लेट देम ईट, इट्स ओके, देयर इज नो इशू इन दैट। क्योंकि अगर मुझे आप खुद अपने आप को बताए ना कि आपने अगर इब्राहिम नाश्ता ना किया हो और अभी जैसे रोजे में बैठे हुए हो, ठीक है ना, और मैं तुम्हें कहूँ कि मैं तुम्हें इफ्तारी ना करने दूँ, ठीक है, पहले मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी 7:30 बजे, तुम पहले वो सेशन लोगे, उसके बाद तुम जाके अपनी इफ्तारी करोगे, क्या हाल होगा तुम्हारा? पहले तो आप सोच लें कि मैं सेशन में आऊंगा या नहीं आऊंगा। पहली तो बात ये हो गई, ऐसा ना हो कि मैं कहीं और भाग जाऊं, पहली बात तो ये हो गई। और
दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये होगा कि अगर मुझे पता होगा कि अगर आप ऐसे करने वाली तो मैं जो है वो पहले ही जाके रोजा खोल लूंगा 1 घंटे पहले कि भाई वो मेरा सेशन है तो उससे पहले ही मुझे रोजा खुलवा दो, अल्लाह मुझे माफ कर देगा आज क्योंकि वो सारा ब्लेम जो वो टीचर के ऊपर था, टीचर ने मुझे रोजा नहीं खोलने तो वो सारा ब्लेम टीचर ले लेगी, सारे गुनाह उसके ऊपर मैंने ट्रांसफर कर दिए। भाई मैंने तो रोजा खोलना था, मैंने रोजा किया था आज का दिन, अब मिस ने मुझे बोला कि 1 घंटा लेट दूंगी तो फिर मैं वो बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे, मैं अभी जाके खा लेता हूँ, बस खत्म हो गई बात, वो सारे गुनाह मिस के ऊपर चले जाएंगे। तो हम यही करते हैं, बेसिक नीड्स बच्चों की जरूर मीट होनी चाहिए। मैस्लो की थ्योरी भी ये कहती है कि बेसिक नीड्स के बगैर बच्चा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे आएगा ही नहीं, और जब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे नहीं आएगा तो वो कोई काम नहीं कर पाएगा। तो बेसिक नीड्स, आपका खाना पीना, आपका रेस्ट वगैरह, हर चीज इंपॉर्टेंट है। तो अगर बच्चा नहीं कॉन्सेंट्रेट कर पा रहा है तो उसको कंसिडर करें। एक दफा आप कंसिडर करेंगे, यकीन करें बच्चे आपको हमेशा कंसिडर करेंगे। मेरे बच्चे, मेरी तबीयत खराब थी, मेरा थ्रोट इन्फेक्शन था और मुझे वो हमेशा याद रहेगा। हो सकता है मेरे बच्चे भी ऑनलाइन हो, और उन्होंने तकरीबन 15 से 20 दिन तक कंटिन्यूसली उन्होंने लेसन प्लान्स बनाए और उन्होंने क्लास में पढ़ाया। मतलब उन्होंने मुझसे मेरा प्लान, लेसन प्लान का फॉर्मेट मांगा, मैंने उनको पेंसिल से ड्रॉ करके दिया बिकॉज ऑफिशियल डॉक्यूमेंट था, मैं नहीं दे सकती थी। मैंने उनको एक पेंसिल से सिंप्लीफाइड फॉर्मेट बना के दिया, उन्होंने प्लान किया, मुझे दिखाया, और यकीन नहीं करेंगे इब्राहिम, आई वाज शॉक्ड कि जैसे मैं उनको पढ़ाती हूँ एक्टिविटी बेस्ड, मैंने ये एक्टिविटी होगी, फिर ये एक्टिविटी होगी, इसमें ये होगा, इसमें वो नहीं होगा, इसमें ये, वो उन्होंने सर्च किया, उन्होंने फाइंड आउट किया, उन्होंने लेसन प्लान बनाए, मुझे अगले दिन आके सबमिट करवाए कि मिस हम ये पढ़ाएंगे। तो इट वाज शॉकिंग फॉर मी कि उन्होंने 15 दिन तक पढ़ाया। मैंने वो लेसन प्लान स्कूल को सबमिट किए, मैंने कहा ये मेरे बच्चों ने प्लान्स बनाए हैं, मैं नहीं बना पाई क्योंकि आई हैव अ बैड थ्रोट, एंड दे अप्रिशिएटेड इट। दे सेड कि वाओ, बच्चे तुम्हारे इतना प्लान कर रहे हैं, इस तरीके से कह रहे हैं, वो जो देखते हैं वही प्लान करते हैं, जाहिर है। सो दे डू रियलाइज एंड दे डू अंडरस्टैंड कि आपने एफर्ट डाली है अपने लेसन प्लान में, आपने उनके लिए एफर्ट की है, और वो अपनी जान निकाल के रख देंगे अगर उनको समझ में आ जाए कि आपने उनके लिए एफर्ट की है, ठीक है ना। तो इट्स ऑल अबाउट, अगेन वही रेसिप्रोकल चीज होती है, यू गिव एंड यू गेट मच मोर देन व्हाट यू गिव। ट्रस्ट मी, आज भी बच्चे आते हैं, भागते दौड़ते हुए आते हैं, बात करते हैं, मुझे तो मतलब मुझे आके पूछते हैं टीचर आपने पहचाना, तो चेहरे से तो पहचान जाती हूँ, नाम कभी कभार याद नहीं रहते, तो लेकिन ये कि खुशी होती है उस चीज को देख के कि बच्चे का जो रैपो है जो उस वक्त डेवलप किया था वो आज तक वो है, और वो कॉन्फिडेंस है, और बच्चे आके कहते हैं कि टीचर आपने जो सिखाया था वो शायद किसी ने नहीं सिखाया। So that's the perfect page we want every teacher to be like, और हम चाहते हैं कि हर टीचर जो है वो इस तरीके से ही प्रिपेयर करे अपने आप को, ताकि जो है वो बच्चे हमारे जो है वो हमारे पढ़ाए हुए हर उस चीज को एक लाइफ टाइम, क्योंकि देखिए एक इम्पैक्ट जरूर पड़ता है। बेशक आपने उसको 10 चीजें पढ़ाई होंगी, उसमें से 5 चीजें याद होंगी, लेकिन वो आपके जरिए उस 5 चीजों को याद रखेगा। ये बहुत बड़ी बात है कि जैसे आपने कहा कि बच्चों ने आपके जरिए वो चीजों को याद रखा, तो वो हमारे बच्चे यही करते हैं कि वो टीचर के जरिए उस चीजों को याद रखते हैं, और काफी जगह पे वो अपनी उस बात को कोड भी कर रहे होंगे। आप ये बिलीव करेंगे, सिर्फ आपके सामने नहीं बच्चे कहते, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो है वो इस बात को कोड जरूर कर रहे होंगे कि मेरी ये टीचर ने मुझे ये सिखाया था। मैं बिल्कुल अपना एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ कि मुझे जो था वो अपने अंदर बिलीव नहीं था कि टीचर जो है वो मत होगा, लेकिन एक एम था मेरा कि टीचर बनना है। मुझे ट्रेन किया मुझे अपने स्कूल के टीचर कि उनको जब मैंने बताया कि मुझे मेरा एम ये है, तो उन्होंने बाकायदा मुझे टास्क ऑफर करना कर दिया, और वो टास्क इस तरीके से कि वो मुझे बोलते थे कि फारिग बैठो ये काम करो। मुझे कहते थे कि तुम्हें पॉलिश कर रहा हूँ, यही कर रहा हूँ। वो मुझे इस तरीके से फॉर एग्जाम्पल क्लास 6 की बुक लाते थे या कॉपी लाते थे जिसमें टीचर ने जो वो तकरीबन आधे पेज का एक सवाल लिखवाया होता था। मुझे वो कहते थे ये 3 या 4 लाइन में मुझे करके चाहिए, अब तुम पढ़ो इसको, रिफ्रेश करो, कुछ भी करो, मुझे 3 लफ्ज में, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही होना चाहिए। अब उस वक्त मुझे लगता था यार ये क्या मुझे बैठ के काम दे रहे हैं, टीचर है चलो काम कर लेते हैं। बाद में जब मैंने स्कूल अपना लेफ्ट किया, उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि वो उनका जो कोचिंग सेंटर था वहाँ मुझे बुलाया और बोले कि यहाँ मैं चाहता हूँ तुम लैंग्वेज पढ़ाओ। मैंने बोला सर मुझे लैंग्वेज इतनी अच्छी कहाँ आती है? बोलती मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे पढ़ानी, लेकिन तुम पढ़ाना। अब वो ये होता था कि मैं आगे पढ़ा रहा था, वो पीछे बैठे होते थे। अच्छा वो अपने काम कर रहे होते, वो मुझे देख भी नहीं रहे होते थे, तो मैं अपने पढ़ा लेता था जैसे वो कहते थे। वो फिर मुझे कहते थे देखो तुमने यहाँ ये किया, यहाँ ये किया, ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे कर लो। अच्छा कल जो है ना वो इस काम पर ना इस टॉपिक को छेड़ते हुए ऐसे कर लेना। तो मुझे समझ में नहीं आता, चले मुझे वो टिप्स दे रहे हैं, एक तरीके पढ़ाने के तरीके बता रहे हैं, मुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे समझा रहे हैं कैसे इंग्लिश पढ़ानी चाहिए। लेकिन जब मैं आहिस्ता आहिस्ता उस चीज़ को रियलाइज किया तो मैं देख रहा था कि वो मुझे एक्चुअली टीचिंग के तरीके सिखा रहे थे।
और वो मुझे मेरी अंदर की स्किल्स को देख रहे थे कि मेरे अंदर कौन से स्किल्स हैं जो वो पॉलिश कर सकते हैं, जिससे और आज तक मैं उस चीज को बिल्कुल रिमेम्बर रखता हूँ कि उन्होंने मुझे एक एक बात जो सिखाई है, एक एक बात उन्होंने मुझसे कही है, वो आज भी मुझे याद है कि मैं किस तरीके से, और मैं अपनी उस बात को बहुत माइंड में लेके चलता हूँ कि मुझे इस चीज को इस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। और जब मैं उस चीज को इम्प्लीमेंट करता हूँ मुझे ज्यादा खुशी होती है कि यार वो एक टीचर ने बताया था ना, उसने आज भी वो, आज इतने साल हो गए तकरीबन, समझ लें मुझे स्कूल छोड़े तकरीबन 12 साल हो गए, लेकिन 12 साल के बाद जब मैं वो चीज को देखता हूँ अपने अंदर, तो यही फील होता है कि यार वाकई वो जो 12 साल पहले उस बंदे ने मुझ में देखा था वो आज भी मौजूद है, और वो आज जो है वो इस लेवल पर आ चुका है। आज वो बंदा मुझे देखेगा तो वो कितना खुश होगा कि यार मैंने इसको ये चीज पढ़ाई थी, वो इतने लेवल तक आ गई थी। तो ये एक टीचर के लिए भी एक सक्सेस स्टोरी है, और बच्चे के लिए भी सक्सेस स्टोरी है। उसकी प्रोफेशनल ग्रूमिंग हो जाती है बिना कुछ देखे, बिना कुछ कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली, उस टीचर की, उस बच्चे की जो है वो प्रोफेशनल ग्रूमिंग हो जाती है। तो मुझे लगता है कि इस तरीके की चीजें तो हमें एज अ टीचर एडॉप्ट लाजमी तौर पर, जैसे आप प्रोफेशन के अंदर एंटर हो, ये चीजें तो हमें एडॉप्ट करनी ही चाहिए कि हम अपने उस स्किल्स को जो है वो बच्चों के अंदर ट्रांसफॉर्म जरूर करें। एक माइंडसेट हमारे पास ये भी होता है टीचर्स का कि मुझे जो चीज आती है मैं दूसरों को क्यों सिखाऊं, अब ये चीज मेरी है, अगर उसने सीखी तो मुझसे आगे निकल जाएगा। तो भाई वो देखें कि वो आपकी स्किल आपके साथ ही है, अगर आप वो स्किल सिखाते हैं किसी को। ये वाली इनसिक्योरिटी इब्राहिम वो इस लेवल पे आती है जहाँ पे जो है वो एक एजुकेशन का टीचर हो और वो कहे कि जो है वो, अगर जो है वो इसको मैंने सब बता दिया तो मुझसे आगे चला जाएगा, लेकिन छोटे बच्चों में शायद ये चीज इतनी नहीं होती। और बेसिकली हमारा ये जो डर होता है ना कि अगर हमने लिबर्टी दे दी, ऑटोनॉमी दे दी बच्चों को, तो वो मतलब क्लास में केओस क्रिएट करेंगे, डिसिप्लिनरी इश्यूज क्रिएट करेंगे, या कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल चले जाएंगे, या हम जो है उनको पकड़ नहीं पाएंगे। शुरू के लेसन में शायद एक दफा ऐसा होगा थोड़ी देर के लिए, आपको खुद ब खुद स्ट्रैटेजीज आती रहेंगी उनको कंट्रोल करने की, उनको बिठाने की, उनको समझाने की, उनसे डिस्कस करने की, एंड दे वुड लव यू फॉर व्हाट यू विल डू। ट्रस्ट मी, मेरे बच्चों ने तो इवन मुझे ये तक कह दिया था कि मिस आप तो जो करा रही है ना वो दूसरी टीचर ने भी कराना शुरू कर दिया कि आप उनको पढ़ाती हैं रोज। भाई मैंने क्या किया है ऐसा जो वो करना शुरू हो गई है, जिसको मैं पढ़ाती हूँ, क्या कनेक्शन बन रहा है। तो देन आई रियलाइज कि वो जो एक्टिविटी जो रेगुलर रूटीन से आउट होके जो बच्चे करते थे, वो दूसरी टीचर भी ट्रेनिंग के अंदर थी तो उन्होंने भी शुरू कर दिया था। तो दे स्टार्टेड मैचिंग थिंग्स आउट कि यार ये वही एक्टिविटीज करवा रही हैं, वैसे वैसे करवा रही हैं, कुछ डिफरेंट करवा रही हैं। सो बच्चे बहुत इस चीज को नोट करते हैं, इवन कि वो आपके अटायर से लेके आप जो पहने हुए हैं, जो जिस तरह से बात कर रहे हैं, जिस तरह से चल रहे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज, एवरी सिंगल थिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर देम। सो इफ यू आर नॉट पैशनेट then don't do teaching. I would suggest, and it's my real request to all of you कि अगर आप टीचिंग को लेके पैशनेट ना ही हैं, अगर आपको नहीं समझ में आती, आपका नहीं दिल चाहता, तो आप इस प्रोफेशन को ना चूज करें, ठीक है, चूज सम अदर प्रोफेशन। लेकिन फॉर बीइंग इन फ्रंट ऑफ 25 to 30 स्टूडेंट्स, आपको जितना शौक होना चाहिए ना, जितना आपका पैशन होगा ना, ये पैशन हमेशा कंटेजियस होता है, तो जितना आप पैशनेट होंगे ना, ऑटोमेटिकली बच्चे भी उतना ही पैशनेटली आपको ज्वाइन करेंगे। जिस दिन आपने देखा ना कि आप खुद लो हैं, तो देखिएगा बच्चों का रिस्पॉन्स भी लो होगा। तो ये जो एक होता है ना कि बच्चे इंगेज क्यों नहीं हो रहे, एक्चुअली ये बच्चे नहीं है जो इंगेज नहीं हो रहे, ये हम हैं जो इंगेज नहीं हो रहे। वी नीड टू बी इंगेज्ड, वी नीड टू फील इट, ठीक है ना। जब हम इंगेज हो जाएंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। बिल्कुल यही होता है कि हम जो है वो एक लेके चलते हैं ना कि वो आज सुबह जब अगर मूड खराब हो गया है तो पूरे दिन मूड खराब रहता है, और फिर वो पूरे दिन चलता रहता है। मतलब बच्चों के ऊपर भी वो गुस्सा निकल रहा होता है, फिर दूसरों के ऊपर भी वो गुस्सा निकल रहा होता है, वो बिल्कुल चल ही रहा होता है। जैसे आपने सुबह अभी एग्जांपल दी कि अगर आपकी सुबह लड़ाई हुई तो पूरा इम्पैक्ट जो है वो पड़ रहा होता है कहीं पे ना, तो वो चेहरे पे नजर आ रहा होता है। फिर बच्चे जो है वो डिसएम्बलेंस भी कर रहा होता है, यार आज लगता है सर का मूड अच्छा नहीं है, आज कुछ नहीं बोला, देखो आज मस्ती आती है ना, सर जो है आज गुस्से में बहुत कुछ सुना देंगे, डांट देंगे। तो ये चीजें भी मैं देखता हूँ कभी कभी जो है वो कुछ ऐसे सिनेरियोस बनते हैं उस वक्त कि जो है वो आपको अपसेट कर देते हैं। और मैं जब उसको क्लास में जाता हूँ तो बच्चे फौरन मुझे जज कर लेता है, बोलता है सर आज आपका मूड ठीक नहीं है, सर आज कुछ हो गया है क्या, आज तबीयत ठीक नहीं है। इस तरह के सवाल मुझे, मैं वही को समझ आता हूँ यार ये मुझे कितना ऑब्जर्व करते हैं और कितनी चीजें देखते हैं। यहाँ तक कि मैंने बच्चे जब एक क्लास में एक एक्टिविटी थी जहाँ टीचर ने कहा था कि आपने बेस्ट टीचर पढ़े कैसे लिखे,
तो एक बच्चे ने ऐसे लिखा था, वो उस पर लिखा था, उसने यकीन माने मेरे जूते, मेरे मोजे, यहाँ तक कि उस चीज को भी डिफाइन किया था कि सर जो है वो इस तरीके के जूते मोजे पहनते। अब आप यकीन माने कि जब बच्चा इतनी चीजें डिफाइन करने लग जाता है तो मतलब वो कितना आपको ऑब्जर्व कर रहा होगा और किस तरीके से कर रहा होगा। बिल्कुल। और उस पर आपके उस इमेज का उसके ऊपर कितना ज्यादा इम्पैक्ट भी पड़ रहा होगा, ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि वो आपको इस तरीके से ऑब्जर्व कर रहा है। मतलब वो आपको एज अ मॉडल, रोल मॉडल जो वो देख रहा है और आपको कॉपी करने की जरूर ना जरूर कहीं ना कहीं कोशिश जरूर करेगा। तो एटलीस्ट आप तो एज अ रोल मॉडल बिल्कुल प्रिपेयर रहें कि भाई बच्चा मुझे कॉपी करने वाला है, मेरी स्किल्स भी कॉपी करने वाला है, तो अच्छी स्किल्स दूं, बुरी स्किल्स ना दूं, अच्छी चीज सिखाऊं उसको ताकि वो अच्छा एनवायरनमेंट में जाए और अच्छे एटमॉस्फेयर में जाए। और जाहिर सी बात है, जैसे मैं कहता हूँ कि मैं अपनी टीचर से ही मोटिवेट हुआ हूँ इस टीचिंग प्रोफेशन में आने के लिए और ये मेरा पैशन बन चुका है। बिल्कुल इसी तरह हो सकता है कि आप भी जो है अपने बच्चों के लिए मोटिवेशन बन जाए, एक रोल मॉडल बन जाए और वो आपको देखते हुए इस पैशन को अपने अंदर डेवलप कर लें। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिसको हमें पूरा करना है और इसको अच्छे तरीके से करना तो 100% हमारे लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। सैमा, और कुछ अगर आप डिस्कस करना चाहें इस बारे में? मेरे हिसाब से मैं यही कहूंगी कि देखें, हर चीज का सल्यूशन है। ये मत कहे कि ये चीज मुझे नहीं आती या मुझे समझ नहीं आ रही है, हर चीज का सल्यूशन है। एक चीज जो मैं बहुत रेगुलरली कहती हूँ, गूगल इट, ठीक है। दूसरी चीज के अब तो यूट्यूब ने भी जिंदगी आसान बनाती है और इवन के मैंने अपनी 18 साल की जिंदगी में मैंने CAI के कोर्सेज किए हैं। आई एम अ CAI सर्टिफाइड ट्रेनर, मैं टीचर्स ट्रेनर हूँ। टीचिंग में डिजिटल टेक्नोलॉजी मेरा फोटे है। डिजिटल टेक्नोलॉजीज में मैंने बहुत काम किया है, बहुत कुछ किया है और बहुत प्रोजेक्ट्स, PBL की प्रोजेक्ट्स मैंने, PBL मैंने सीखा है US से। तो मैं जितना मेरा कंटेंट है मैं सब का सब यूट्यूब पे डाल रही हूँ, बिकॉज ये टाइम वो है जहाँ पे मोस्ट ट्रबल्ड फील्ड जो है, जो सबसे ज्यादा हमारे लिए प्रायोरिटी होनी चाहिए, वो है एजुकेशन की फील्ड। और एजुकेशन की फील्ड में हम जब हैं तो हम ये रियलाइज नहीं कर रहे हैं, हम अपना टाइम एंजॉय कर रहे हैं, हम ये रियलाइज नहीं कर रहे हैं कि स्कूल शायद 2 महीने, शायद 6 महीने, चाहे 8 महीने या हो सकता है 1 साल तक ना खुले। वी नीड, अगर ये हमें टाइम मिला है, बजाय इसके कि हम ये सोचे, हम एक बैकवर्ड प्लानिंग थोड़ी सी करते हैं यहाँ पे, बजाय इसके कि हम ये सोचे कि हमें आज सैलरी मिल रही है या नहीं मिल रही है, हम ये क्यों नहीं सोचते कि 1 साल बाद अगर हम यहाँ पे अपने आप को देखना चाहते हैं, इस पोजीशन पे देखना चाहते हैं, स्कूल की पोजीशन पे देखना चाहते हैं, तो आज हमें उसके लिए क्या करना है। तो लेट्स स्टार्ट बैकवर्ड प्लानिंग के, सोचें, प्लान करें और अपने आप को उस डायरेक्शन में डालें कि भाई ठीक है, मैंने अपने आप को अपग्रेड करना है। देखिए एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो टीचर अपने आप को हर वक्त अपग्रेड करके अपस्किल करने की कोशिश करता है, उसको कभी भी कोई स्कूल जाने नहीं देगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जब भी डाउन साइजिंग होगी, सबसे पहले फिल्टर आउट होके वो टीचर्स को निकाला, वो पिक चूज किया जाएगा कि जो कि अपने आप को अपस्किल करके टेक्निकली या लैंग्वेज वाइज, जो 2 चीजें इस वक्त बहुत जरूरी है कि आपका लैंग्वेज बहुत स्ट्रांग हो, सेकेंडली आपकी टेक्निकल स्किल्स बहुत स्ट्रांग हो। तो अगर ये 2 चीजें आपने डेवलप कर ली है तो स्कूल आपको नहीं जाने देगा। तो think backward, think about how to plan, see yourself after 5 years, 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखते हो और उसकी प्लानिंग अभी से करो, उसको बैकवर्ड लेकर आओ कि हर स्टेप उसमें मुझे 5 साल तक में मुझे अगर ये अचीव करना है तो उसको पीछे लाते मुझे चंक डाउन करना पड़ेगा कि मुझे ये सारे स्टेप्स लेने हैं, तो मुझे आज से शुरू करना है कि करना क्या है। तो दैट इज योर आउटकम एंड यू नीड टू वर्क टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन। So my request is कि please start working in that direction, technical skills develop करें, अपने language skills develop करें, because language क्यों कह रही हूँ कि parents जो है आपको ऑनलाइन देख रहा है और सिर्फ अब आप बच्चा नहीं सुन रहा आपको, तो बच्चों के साथ तो हम कुछ भी बोल देते हैं ना, अंग्रेजी में इधर उधर चला देते हैं, बच्चों को थोड़ी पता है, लेकिन पेरेंट भी अब आपको देख रहा है। सो मेक श्योर कि यू आर लीविंग अ गुड इम्पैक्ट ऑफ योर ओन स्कूल, योर ओन ऑर्गेनाइजेशन, एंड दे वुड लव टू ओन यू फॉर लाइफ टाइम। So make your things possible for yourself by yourself. Don't ask anybody to do it for you. तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, बहुत ज्यादा स्ट्रांगली रिक्वेस्ट।
ओके साइमा, सो थैंक यू सो मच इतने अच्छे इन्फॉर्मेटिव सेशन के लिए। और मुझे बाकायदा आज जो है वो बहुत मज़ा आया इस सेशन को कंडक्ट करने में आपके साथ, और काफ़ी कुछ चीज़ें हमने डिस्कस की। इससे जाहिर बात है कि हमारे व्यूअर्स ने भी काफ़ी कुछ सीखा होगा। व्यूअर्स से भी देखिए हमने कहता हूँ कि जो एक टीचर जो है वो लाइफ लॉन्ग लर्नर होता है, तो हमने व्यूअर्स से भी कुछ चीज़ें बहुत अच्छी जो उन्होंने कमेंट किए उनसे काफ़ी अच्छी चीज़ें सीखी। सो आई वुड लाइक टू थैंक माई व्यूअर्स एज वेल कि उन्होंने इतना अच्छा रिस्पॉन्स आज हमें दिया है। Thank you, Ms. Saima, for giving us the time and sharing such an informative session with us. Definitely, we would love to do it all उम्मीद है the कि time. आपके साथ जो है मजीद हम इस बारे में और काम करेंगे, और जैसे कि लोगों ने ख्वाहिशात जाहिर की है कि उन्हें और भी सेशंस हमारे साथ चाहिए, तो हम दोनों मिलकर जो है वो इंशाल्लाह और भी दोनों प्लेटफॉर्म से मिलकर और भी चीज़ें इनको देंगे, क्योंकि हमारा बेसिक मोटिव यही है कि जब टीचर ट्रेन होगा तो एक इवेंचुअली जो हमारा हमने जो आउटकम सोचा हुआ है वो हमारा फ्यूचर जनरेशन है। तो हमने भी ये बैकवर्ड प्लानिंग लाजमी तौर पे की है कि हम फ्यूचर जनरेशन को देखते हुए अभी हम टीचर्स को ट्रेन कर रहे हैं और टीचर्स को ये फैसिलिटीज दे रहे हैं कि वो अपने आप को ग्रूम कर लें। तो प्लीज इस अपॉर्चुनिटी को से फायदा उठाइए और हमारे साथ बने रहिए, कनेक्ट रहिए हमारे साथ, और इससे मजीद इंफॉर्मेशन जो है वो हमसे आप हासिल करते रहें। So once again, I would like to thank Ms. Saima Hussain. Thank you so much, Miss, for such a wonderful session and for your lovely time. उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। Thank you so much. Definitely. Thank you so much, Ibrahim, for calling. So viewers, thank you so much for the session. उम्मीद है कि आज का सेशन आपने काफी हद तक जो है वो एंजॉय किया होगा और आपको काफी मजा आया होगा, क्योंकि आज जो हमने बातें की वो मोस्टली जो है हमने लाइफ सिनेरियो को डिस्कस करते हुए की है। और अगर आपको ये सेशन काफी हद तक एंजॉय किया है तो मुझे प्लीज जरूर कमेंट्स बॉक्स में इस चीज को शेयर कीजिएगा, ताकि मजीद जो है वो मैं कोशिश करूँ कि इस तरीके के जो है वो सेशंस जो है मैं और भी जो है वो आपके साथ प्लान कर सकूँ, जहाँ पे आप, मैं और एक प्रोफेशनल जो है वो इसके साथ बने रहेंगे, ताकि प्रोफेशनल हमें टिप्स देंगे और हम जो है वो उनके साथ अपनी प्रॉब्लम्स और अपने जो आइडियाज हैं वो शेयर करेंगे, क्योंकि वी आर इन अ ग्रोथ एक सिनेरियो में है जहाँ पे हम ग्रोइंग एज पर हैं। तो लेट्स ग्रो टुगेदर, मिलकर ग्रो करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको भी फायदा होगा और हमें भी फायदा होगा। तो इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए और इंशाल्लाह कल हमारी मुलाकात होगी एक नए और सेशन के साथ, जो मिथ्स ऑफ लर्निंग इंग्लिश के ऊपर है और उनको कंडक्ट करेंगे मिस्टर तारिक अब्बास शाह। तो प्लीज हमारे साथ बने रहिएगा, उम्मीद है कि कल आपसे मुलाकात होगी। सो टिल देन अपना ख्याल रखिएगा एंड सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज।